प्रणाम सभी को। बहुत बहुत पहले तो स्वागत। और आई थिंक अलोंग विद दैट आई वुड आल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जीवन के एक नए पड़ाव, एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं। और ये नए चैप्टर का नाम इतना खूबसूरत है। ये गर्भस्थ काल है, ये प्रेगनेंसी है। और हम लोग इसे सोलफुल प्रेगनेंसी प्रोग्राम के रूप में पॉज एंड लर्न में सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दिस इज वन फेज विच इज रियली रियली ट्रूली ट्रूली सोलफुल। अगर हम अपने सांसारिक जीवन के पड़ाव को देखें तो बचपन बहुत ज्यादा सोशली ओरिएंटेड होता है, खेल कूद मौज मस्ती सीखना पढ़ना। तो उसमें सोलफुलनेस का सम्मिश्रण थोड़ा कम होता है। मतलब अच्छा तो होता है सोल लेवल पे, लेकिन बाहर की दुनिया जानना समझना ये ज्यादा होता है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा काल आता है, मुझे लगता है स्पेशली फॉर अ वुमेन, जहाँ पर वी कैन एक्चुअली री इन्वेंट आवर सेल्फ। तो बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैं भी कह रहा था कि इट इज सो हार्टनिंग टू सी, जो फॉर्म्स आए हमारे पास उसमें से अराउंड 70% पीपल आर स्टिल इन प्लानिंग फेज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अभी प्लान फेज में ही खुद को बेहतर तैयार करना चाह रहे हैं, और उस तैयारी के लिए इस सेशन में उन्होंने भी एनरोल किया है। ऑफ कोर्स थर्ड ट्राइमेस्टर के लोग भी हैं, सेकंड के भी हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड प्लानिंग फेज ये लोग ज्यादा हैं। तो कोशिश करेंगे सभी ट्राइमेस्टर्स को टच बेस करने की, और की डायमेंशंस हर ट्राइमेस्टर के टच बेस करेंगे। एक दूसरा कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी चीजें जो हम सभी को हमेशा इरिस्पेक्टिव ऑफ विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी वी आर इन हमें मदद कर सकती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ जो सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं वो, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के रूप में इस पूरे फ्लो को लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र, जिन गुरु की शक्ति से हम ये सब सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, और थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में अनुभव कर पाए हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको प्रणाम करेंगे। आप अपने किसी गुरु सत्ता को याद कर सकते हैं, अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। गायत्री महामंत्र की शक्ति यही है, इसका मतलब यही है कि उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। और हम भविष्य के एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारे आने वाले शिशु का, जो चाहे तो गर्भस्थ हो चुका होगा और चाहे प्लानिंग फेज में है, तो भी एक बॉन्ड बन गया है। मैं आपको भी साइंटिफिकली और स्क्रिप्चरली एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो आप देखेंगे कि प्लानिंग फेज में ही एक बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाता है उस सोल के साथ जो आना चाह रही है पृथ्वी पे। तो आइए गायत्री महामंत्र से अपने और उस आने वाली सोल के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। गुरु मंत्र के माध्यम से ये प्रार्थना कि हमारी मनोभूमि, जो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको जीवन में उतार सकें, प्लस ये सार्थक सिद्ध हो हमारे लिए, इस दृष्टि से उनका संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो। फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट लेट अस हैव दीज मंत्रास। आपसे विनम्र प्रार्थना, जो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं वे अपने शिशु को भी स्पर्श करें, और जो अभी प्लानिंग फेज में है वो उस सोल को याद करें जो आपके माध्यम से संसार में आना चाहती है, और आपके मन में एक पिता एक माँ बनने की इच्छा प्रकट करिए। गायत्री महामंत्र को सुनते हुए इस तरह का भाव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताशया श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को पहले अपने मुखमंडल पर अच्छे से स्पर्श कराइए, फिर हृदय स्थान अनाहत चक्र का स्थान, और फिर अपने नाभि कमल पर स्पर्श कराइए, नेवल सेंटर मणिपुर चक्र। बहुत बहुत पुनः स्वागत, प्रणाम। हम लोग आज की इस यात्रा को एक प्रेजेंटेशन का भी आधार बनाकर लेके चलेंगे, ताकि एक कुछ रेफरेंशियल आपके लिए देखना और समझना इजी हो सके। सो इट विल बी हैविंग दैट फ्लो। ठीक है, और बाद में वो प्रेजेंटेशन आप लोग देखना चाहेंगे तो वी कैन ऑलवेज शेयर विद यू। आप उसका पीडीएफ वर्जन मंगवा लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मैसेज मेल कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग भी है ही। ये रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है कि यदि आप अपने स्पाउस के साथ में
लाइफ पार्टनर के साथ में बाद में शेयर करना चाहें, खुद रेफर करना चाहें, किसी और के साथ भी शेयर करना चाहें, तो यू कैन डू दैट। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड। स्क्रीन शेयर आप मुझे बस एक हेड्स अप दे दीजिएगा कि यस इट इज विजिबल। आई थिंक यस वी आर गुड इनफ। यस, थैंक यू, कीप ऑन बीइंग सो प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली हमने इसका, जैसे मैंने कहा ना कि नाम सोलफुल प्रेगनेंसी इसलिए सोचा कि गुरुदेव ने ये कहा कि आत्मा का जीवन में आने का उद्देश्य जो है वो समझ में अगर आ जाए इस शरीर आने का, तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। एंड इट इज नॉट टू डू विद ओनली प्रेगनेंसी, अदरवाइज ऑल्सो हम सबको अपना सोल पर्पस, अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना आना ये थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आई एम श्योर हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और उस दिशा में हम अच्छा काम कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत सोलफुली जी पाएंगे। बट प्रेगनेंसी में तो ऐसा लगता ही है कि व्हेन मैं कई बार अक्सर ये कहता हूँ, जैसे कभी हम रोमांटिकली कहते हैं कि जैसे एक लड़के और लड़की के बीच में या एक पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो संबंध होता है कि नहीं ये तो दो शरीर हैं लेकिन एक ही आत्मा है, वहां तो मुझे पता नहीं है कितना सार्थक है, इट इज मोर रोमांटिकली फैब्रिकेटेड या सच में ऐसा होता होगा। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा जरूर होता है। प्रेगनेंसी में वो माँ जो बच्चे को धारण कर रही है और वो बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा है, यहाँ तो जरूर ये बात होता है कि जहाँ एक ही जान है, एक ही जान है जो दोनों को सींच रही है। दोनों के अंदर का एक म्यूचुअल बॉन्डिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि महर्षि मार्कंडे ने कहा उनकी दी हुई टर्म है कि ऐसे समय पर माँ को दुहृदा कहते हैं। एक साथ दो दिल धड़कना, दुहृदा, दो हृदय वाली। तो माँ की उपमा हो जाती है दुहृदा। ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे कहा था ना कि लड़के लड़की का दिल एक ही धड़कन पे धड़क रहा है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे, पर यहाँ तो धड़कता है। ये तो शास्त्र भी कह रहे हैं, साइंस भी कह रही है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, व्हेन द मदर टेक्स द चाइल्ड इन द लैप, छाती से लगाती है, तो वो बच्चा उस धड़कन को इतना क्लोजली सुना होता है 9 महीने तक कि वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ है। वरना हाउ डू अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज कि मेरी माँ कौन है? सोचकर देखिए ये मैजिक कैसे हो रहा है। और ये बहुत ही मैजिकल फेज चल रहा है लाइफ का। जो लोग प्लानिंग फेज में है वो ये ना सोचें कि ये तो बात हम पर अप्लाई नहीं हो रही। आपको मैं बताऊंगा कुछ स्लाइड्स के माध्यम से कि जब आत्मा आना चाहती है तो वो कैसे जन्म लेती है। हमारे स्क्रिप्चर्स और ऋषि इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मेडिकल साइंस और हमारी बुद्धि क्या सोचती है, सब चीजों को देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आत्मा आना क्यों चाहती है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सोल है क्या, सोल जर्नी में, और फिर क्यों आना चाहती है और कैसे आती है। इन 3 स्टेप्स को थोड़ा समझ लेते हैं। हम सब सोल हैं। Primarily we are soul, having this body, having this mind, having this all external faculty। तो हम जो आत्मा है, ये आत्मा ने जन्म लिया ही क्यों? और पहली बात, और उसके पहले क्यों से पहले कि हम क्या हैं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। तो भाई उसका उत्तर अभी तो हम सैद्धांतिक दृष्टि से, क्योंकि अनुभव तो नहीं किया है, अनुभव कर लेंगे तो निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण इन द सेंस कि एक बोध पुरुष, बुद्ध पुरुष जैसा स्थिति आ जाएगी कि मैं क्या हूँ। जैसे गुरुदेव की प्रथम पुस्तक भी यही थी, मैं क्या हूँ। और रमण महर्षि जो साउथ में, अगर आप कभी जाएं तिरुवन्नमलई, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एक स्थान है रमण महर्षि का। तो महर्षि रमण कहते थे कोहम कोहम कोहम, मुझसे पूछो बार बार कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, हजारों बार पूछो दिन में तो तुम्हें उत्तर मिलेगा सोहम सोहम सोहम, आई एम दैट। व्हाट एम आई एम दैट। दैट एंड व्हाट इज दैट। तो वो कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो गवर्न कर रही है सारी चीजों को, और उसी को हमने परम आत्मा कह दिया, है ना। जैसे परम कंप्यूटर, परम, परम जब लग जाता है किसी शब्द के आगे मतलब वो सुपीरियरिटी के लिए आ जाए, तो इससे ऊंचा कुछ नहीं। तो परम आत्मा, और एक उसका अंश हो गया आत्मा, और उस एक शब्द आता है जीवात्मा। 3 शब्द आते हैं, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा। तो आत्मा तो है अर्जुन, शुद्ध बुद्ध है, इसे ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना ये जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है। तो फिर ये आत्मा तो शुद्ध बुद्ध रहती है। जैसे हम मूवी देखने गए, वहां पर्दे के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन हुआ और प्रोजेक्शन से पूरी मूवी चली। हमने देखा कि आग लग रही है, हमने देखा कि पानी बरस रहा है, हमने देखा कि युद्ध हो रहा है, हमने देखा कि बगीचा है। लेकिन जब बाद में जब देखा, जब मूवी खत्म हुई तो प्रोजेक्टर बंद हो गया। प्रोजेक्टर बंद होते स्क्रीन एज इट इज साफ रह गई। अरे अभी तो इस पे सब कुछ चल रहा था, इसी पे देख रहे थे हम पूरा चलचित्र, लेकिन सब गायब हो गया। ऐसे ही इसका मतलब उसका तादात्म्य इतना स्ट्रांग था, उसका कॉन्ग्रुगेशन इतना स्ट्रांग था पर्दे का और प्रोजेक्शन का, कैसा लग रहा था दैट एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन टू द स्क्रीन, बट स्क्रीन वॉज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम इट। ऐसे ही आत्मा शुद्ध बुद्ध है। तो फिर ये जीवात्मा क्या शब्द है भैया? ये जीवात्मा वो प्रोजेक्शन है, वो जो प्रोजेक्शन जो हमारा मन पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर लेसन्स लर्न करने के लिए बार बार आ रहा है,
क्यों आ रहा है, वो तो अभी आते हैं, लेकिन वो जो जीवात्मा शब्द आता है ना, वो आता है इसके लिए। इसको यूं समझ लो कि जैसे तुलसीदास जी का सहारा लें अगर, तो मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि भरत भा डाबर पानी, जिम्मी माया जीव ही लिपटा। जीव, ये जीव कौन है? जीव वो है जैसे आप ऊपर से, भूमि भरत भा डाबर पानी, ऊपर से पानी बरसा बादल से, तो बिल्कुल अच्छा पानी था, साफ पानी था, लेकिन जैसे ही वो धरती के संपर्क में आया, मैला हो गया। ऐसे ही जीव आत्मा शुद्ध बुद्ध आई थी, लेकिन वो जब आई तो उसमें पुराने जन्मों के संस्कार, तो जब संस्कार मिले और उससे जुड़ी हुई मलिनता, मैल सब मिला, तो उसको कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज जीवात्मा। तो जीवात्मा क्या है? पुराने संस्कार प्लस आत्मा, ये जीवात्मा हो गई। परमात्मा क्या है? सुप्रीम, सभी आत्माओं का सुपीरियर, सुपर इंटेलिजेंस कह लो। अब आप सोचिए कि ये जो जीवात्मा है, जिसके पास अपनी ये माया, जिमी माया जीव ही लिपटानी, जैसे माया ने जीव को लपेट रखा है, वैसे ही उस मैल ने पानी को लपेट लिया और वो बूंद मैली हो गई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वैसे हम समझा रहे हैं कि देखो, और एक जगह कह रहे हैं वही तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना? जीव क्या है? उसी ईश्वर का अविनाशी अंश है। तो अविनाशी अंश है, लेकिन अभी उस पर मैल आ गई। जैसे आपको याद होगा, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारे यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी पढ़ाई के लिए, तो हमारी माँ जो है वो लालटेन जलाती थी, और समय समय पर हमें वो लालटेन का जो कांच का गोला होता था ना, ग्लास, उसे साफ करने के लिए कहा जाता था, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इतनी मैल आ जाती थी कि अंदर की प्रकाश बाहर दिखता नहीं था या डिम हो जाता था, बहुत मैला हो जाए जब। और आंधी, हम राजस्थान में पले बड़े, तो खूब मिट्टी जल्दी जल्दी आती थी, तो हमें ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे उसे साफ करना पड़ता था। तो उसे मांजते थे हम, कांच के गोले को साफ करते थे। जब साफ कर लेते तो बहुत निखर के आता था प्रकाश। बस वही मैल है, वो जो मैल उतार देती है जीव, वही मैल उतारना पर्पज है। वाई हैज अ सोल एट द फर्स्ट प्लेस टेकन बर्थ? वाई एट द फर्स्ट प्लेस एक आत्मा आपके माध्यम से संसार में आना चाह रही है? उसका सोल पर्पज क्या है? यही एक ही है, सबका सोल पर्पज एक ही है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि कोई जीव आत्मा ऊंचे स्तर की हो, जिसने पुराने जन्मों के अच्छे संस्कार लेकर आ रही हो, दिव्य आत्मा, तो उसको उसके कुछ हायर पर्पज भी होंगे, बट वन कॉमन पर्पज इफ वी हैव टू एस्टेब्लिश फॉर एवरी सोल व्हाई द इनकारनेशन इज टेकिंग प्लेस इज टू क्लेंस दी पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट्स, जिन्हें हम संस्कार कह रहे हैं, और यू कैन से टू लर्न द पास्ट कार्मिक लेसन्स, पुराने जो लेसन हमने नहीं सीखे हैं। लेसन सीखने का मतलब, जो चीजें हमें बांध रही हैं उसी में हम बंधे हुए हैं। क्या क्या चीजें बांधती हैं? यही सब है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कामनाएं बांधती हैं, डिजायर्स। The very fact that we have taken birth in this human form means that we had desires which were unfulfilled in the previous birth. उन प्रीवियस बर्थ की डिजायर्स को हम फुलफिल करने आए हैं, लेकिन फिर यहाँ नई डिजायर्स बन जाएंगी, कामनाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती। तो इसलिए उन कामनाओं को धीरे धीरे खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि जब तक वो होंगी नहीं तब तक ये जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा और आत्मा बार बार आना चाहेगी। तो एक जीवात्मा हमारे माध्यम से संसार में आना चाह रही है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव हम ये फाउंडेशन में बिठा सकते हैं कि भाई उसका एक तो इंडिविजुअल पर्पस होगा, जो हमें उसके साथ बैठ के आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ गुड पेरेंट अभी से, और उसको वैसा वातावरण देना चाहिए कि वो अपने इस सोल पर्पस को नरिश करते हुए आगे बढ़ा सके। आपको गुरुदेव हमेशा कहानी सुनाया करते थे मदालसा की। मदालसा जो है, उनके पति वो एक गुरुकुल में रहा करती थी अपने गुरु के साथ, और उन्होंने तय किया मैं विवाह नहीं करूँ। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, जब समय आएगा तब तुम्हारा जो मन हो तब तुम तय करना, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम साधना करो। मदालसा गुरु के प्रांगण में पली बढ़ी, और एक समय ऐसा आया जब गुरु के आशीर्वाद से उनके मन में ये भाव जागा that I think I should marry, and the purpose of my marriage is not just to be a wife or something. मुझे इस संसार में श्रेष्ठ जीवों को लेकर आना है, और ऋषि तुल्य जीवों को लेकर आना है, ऐसा मेरा मन है। तो इस दृष्टि से उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी जिससे गुरु कहेंगे उससे कर लूंगी, लेकिन बच्चों की देखरेख सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। फॉर द फर्स्ट 5 years देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इवन फ्रॉम माय हस्बैंड एंड एनीवन एल्स। तो एक राजा आए, उन्होंने ये बात का स्वीकार किया, और उनके यहाँ फर्स्ट जब कंसेप्शन हुआ, तो रानी बदालसा, अब रानी बदालसा थी, तो रानी ने जो है पूरी तरह से अपनी शर्त याद दिलाई, और राजा ने उसको स्वीकारा। और 5 वर्ष का होते होते उसका बालक, इस संसार में आने के बाद जो 5 साल थे, वो होते होते बालक जो है बोला कि आई वुड लाइक टू नाउ रिनंसिएट, मैं तो सब छोड़कर जंगल में जाके साधना करूँ। बोली ठीक है बेटा जाओ, बहुत बढ़िया। दूसरी संतान के समय भी यही हुआ। तब राजा ने निवेदन किया कि रानी, क्या एक संतान ऐसी हो सकती है जो राज्य पाठ संभाल सके, प्रजा का लालन पालन कर सके, समाज को ऊंचा उठाने का काम करने के लिए इस दृष्टि से भी कुछ काम करे? भी संत साधु बन रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन एक राजा भी? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं।
तीसरी संतान के समय उन्होंने अपनी पद्धति चेंज करी। उन्होंने गर्भकाल से ही, मदालसा क्या करती थी, गर्भकाल से ही अपने बच्चे को वैसा ही इनपुट देना शुरू कर देती। ये नहीं कि गर्भ संवाद तब होगा जब हम 9th मंथ में पहुंचेंगे और होके खत्म। फ्रॉम द वेरी मोमेंट व्हेन यू थिंक दैट आई वांट टू बी अ पेरेंट, ये विचार ही मन में आना ऐसे ही नहीं आ जाता एट रैंडम। एक कपल के मन में एट रैंडम ऐसे थोड़ी विचार आ जाएगा चलो माँ बाप बन जाए। देखो एक्सीडेंटल, गुरुदेव कहते थे कई बार, मतलब इस तरह से ही कहना, समझाने का तरीका और कोई समझ में मुझे तो आता नहीं, कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाए तो बात अलग है कि भैया हमने तो सोचा ही नहीं था और हमारा तो गर्भ ठहर गया। ये तो नासमझी और मूर्खता है। और फिर उसके बाद लोग एबॉर्शंस कराने लगते हैं, न जाने क्या क्या करने लगते हैं, ये तो बहुत ही गलत हो जाता है। खैर, भ्रूण हत्या वगैरह नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर्स बता देते हैं कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो उस दृष्टि से अरे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं तो सेवा करो, उसको जन्म दो। ये कहाँ से हुआ कि बीच में ही गर्भकाल छोड़ दिया, गर्भपात करा दिया? ये सब गलत है। तो बट आप लोग मेच्योर्ड लोग हैं अभी। तो गुरुदेव ने कहा बेटा, जब प्लान्ड तरीके से आप चलते हो और सोच के चलते हो, विचार के चलते हो कि हाँ अब मैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि प्लानिंग फेज में बहुत सारे लोग आप में से भी हैं। तो क्या है कि जब सोल को आना है ना, तभी वो अपने माता, होने वाले माता पिता का चुनाव कर लेते हैं। ये जो हाउ वाला एलिमेंट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये शास्त्रीय बात है, ये ऐसे ही नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा भी सेंसिटिव होंगे ना, सिग्नल मिलने लग जाएंगे आपको, एक फीलिंग आने लग जाएगी सपने के माध्यम से कि यस आई वांट टू कंसीव, आई वांट टू बी अ मदर, आई वांट टू बी अ फादर। और जो जो बच्चा है ना, वो माता पिता के भाव में, उनके चिंतन में, उनके रहन सहन में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। वो जो सोल आना चाह रही है, वो पहले से ही परिवर्तन लाना शुरू कर देती है। वो सोल अगर थोड़ी सी स्ट्रांग है और पावरफुल है, इन द सेंस उसको, उसके अंदर प्योरिटी बहुत है, तो वो ये चेंजेस ला सकती है। और हर सोल के पास अपना पर्पस है, वो विजडम है कि उसे अपना मिशन पूरा करना है। अब देखो ये होता कैसे, 3 स्टेजेस में बर्थ होता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे पहला बच्चे का बर्थ पता है क्या, 3 लेवल पे होता है। अ चाइल्ड इज बॉर्न थ्राइस, तीसरे समय पे वो होगा जब 9 महीने का गर्भ पूरा होने के बाद बच्चा संसार में आएगा। दैट्स एक्चुअली द थर्ड स्टेज ऑफ बर्थ। सोच के देखो सेकंड स्टेज क्या होगी, अनम्यूट करके बताओ। इससे पहले बर्थ कहाँ हुआ होगा, एक बर्थ तो हुआ संसार में आने का, इससे पहले कहाँ हुआ होगा? किसको सेकंड स्टेज कह रहे हैं? हाँ सव्यसाची, मतलब अंशु, आवाज नहीं आ रही तेरी, बहुत डिम आवाज है। नहीं, अब आइए भैया। हाँ अब आई। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि पहला जब हमारे विचारों से जुड़ने का प्रयास किया आत्मा ने तब, और दूसरा जब वो गर्भ में स्थापित हुआ, बहुत सुंदर, और तीसरा जब वो जन्म लेते हैं धरती पर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही सोचा आपने। और पहला भी जो है, जो आपने कहा ना कि हमारे विचारों में, उसमें भी विचार में तो आया, लेकिन विचार के बाद में वो वर्ण किसका करेगी आत्मा पहले? पता है आपको, माँ का वर्ण बाद में होता है, पहले पिता का चयन होता है। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि पिता के वीर्य में पहले आत्मा प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद माँ के गर्भ में वहां से प्रवेश कर जाती है और ठहर जाती है। आत्मा वीर्य का चुनाव करती है कि हाँ ये मेरे पिता होंगे, और उन पिता के माध्यम से फिर माँ के गर्भ में पहुंच कर ठहरती है। फिर माँ उसे लालन पालन करती है। तो दूसरा जो इम्प्लांटेशन कहते हैं ना अपन प्रेगनेंसी की भाषा में, मेडिकल साइंस में, कि गर्भ में यानी यूट्रस में, उस गर्भगृह में वो स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया और वहां पर एक जाइगोट बनने लगा, इम्प्लांटेशन होने लगा, और माइटोसिस होके वो 32 सेल का, 32 सेल्स का एक जाइगोट बना, जिसने उसके बाद शरीर का निर्माण किया। ये प्रक्रिया से पहले ही हमारे ऋषि कह रहे हैं कि देखो, जन्म तो बच्चे ने पहला ले लिया पिता के चेतना में, पिता की चेतना से फिर वो प्रवेश करता है माँ की चेतना में, फिर वहां पर ठहरता है, क्योंकि पिता की चेतना में ठहरने का समय इतना ज्यादा नहीं रहता। और इसीलिए पिता की जिम्मेदारी बराबर है। इट इज नॉट सिंपली बीइंग अ पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सिंपली द लेवल ऑफ स्पर्म, नहीं। पहले के लोग, इसीलिए आप देखिए, जो इवन आज भी ऐसी ट्राइब्स हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, जहां पर आमिर खान जो है वो एक बात बताता है कि वो कभी किसी पेड़ को गिराना होता है तो सब उस ट्राइब के लोग, सोलोमन आइलैंड उसका नाम है, अफ्रीका की एक ट्राइब है, उस आइलैंड पे रहती है। निर्वस्त्र रहने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञानी है। अक्षर ज्ञान से ज्ञान थोड़ी होता है। गुरुदेव ने उसी ट्राइब का रेफरेंस देते हुए लिखा है कि
वहां तो उसमें तो ये था बच्चों के रेफरेंस में कि किसी को मान लो अगर पेड़ को गिराना हो तो ऐसे बोलते हैं अपशब्द। गुरुदेव ने उसी ट्राइब का रेफरेंस देते हुए कहा कि इवन वहां की ट्राइब को ये समझ है, और हमारे पूर्वजों में भी थी, कि जब कोई कपल प्लानिंग फेज में होता है, यानी जब ये इच्छा प्रकट होती है मन में, यानी चेतना ने वर्ण कर लिया, अब पिता और माँ बनने की इच्छा जब आई कि यस लेट अस प्लान अ फैमिली, और इस दिशा में चिंतन चलने लगा, तो यानी कंसेप्शन हो गया है, कंसीव हो गया है। जैसे मान लो एक बात समझो, इसको यूं समझो, आपने किसी ऑनलाइन पोर्टल से स्विगी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर किया कुछ, ठीक। अब आपका ऑर्डर वहां प्रिपेयर हो रहा है, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया ना, आप तक डिलीवर नहीं हुआ अभी, उसका जो भी टाइम फ्रेम लगना है लगेगा, लेकिन यू कैन ट्रैक इट कि हाँ भाई वहां से बन गया है, वहां से चल दिया है, वो कहाँ पहुंचा है, हमारे घर पहुंचने में कितनी देर है, यही सब करते हो। बस वही बात, ऑर्डर प्लेस हो गया है। या यूं समझ लो कि आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और अभी आप मकान नहीं बना रहे, तो आपने जमीन खरीदी और उसके बाद वहां पे बोर्ड लगा दिया कि दिस बिलोंग्स टू सो एंड सो, चार दीवारी करके, चार चारों तरफ, बस अभी मकान नहीं बना है, लेकिन अब वो हो गया ना आपका। इसी तरह से पहले चेतना, वो आत्मा, वो जीवात्मा हमारा चयन करती है। तो जैसे ये विचार मन में आया, तो सब समाज के सभ्य लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग क्या करते थे कि उन पति पत्नी को कहते थे बेटा अब जो है आप अलग अलग रहिए और आप अपनी तैयारी करिए, ये तो नया कुछ शुरू होने वाला है जो आपके लिए नया है, और नया होने के नाते आपको इसके बारे में समझ नहीं है, तो तैयारी करनी चाहिए। बहुत सुंदर, कितना अच्छा विचार है, कॉमन सेंस है, करनी भी चाहिए। ये नहीं एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गए और बस अरे हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हो गया, चलो अच्छा हो भी गए तो अब अवेयरनेस ले लो। कितने लोग अवेयरनेस के लिए चलते हैं? आप बताऊं मैं आपको, मैंने इंडिया में ही, मैं तो बाहर ज्यादा गया नहीं, जब हम पुणे में थे, हमें दो ऐसे केसेस मिले जहां पर साउंड हीलिंग लेने के लिए महिलाएं आई, और मतलब इतना निष्ठुर था ना वो व्यवहार उनका, भैया मैं चाहती हूँ बस जल्दी से हो जाए। अरे काहे की जल्दबाजी है भाई, सेवंथ मंथ में थी, मैं बहुत फेड अप हो गई हूँ मैं इस सबसे। अरे मैं समझ सकता हूँ कि किसी नारी के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्योंकि शरीर में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, पर अगर थोड़ा समझ जाए तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। इससे आप गेट रीड ऑफ करने वाले एटीट्यूड में कि जस्ट आई जस्ट वांट टू गेट रीड ऑफ इट, वैसा वाला एटीट्यूड था। तो थोड़ा खेद हुआ कि भाई ये तो अभी से आप बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हो, अभी से आप बच्चे को ये कह रहे हो। मैंने कहा ऐसे आप किस बात से, चलो फिर मैंने वैलिडेट किया, मुझे लगा मैं ही शायद गलत सोच रहा हूँ, अप्रैल से हो रहा हूँ, तो पता लगा शी रियली वांटेड टू एस्टेब्लिश हर कैरियर बैक। वो मैं ना बस फटाफट ये हो जाए तो फिर मेरा कैरियर मेरा पीछे छूट रहा है। अरे देखो, विच मीन्स यू आर स्टिल द फर्स्ट प्लेस यू आर सेइंग दैट आई एम द चाइल्ड इज अनवांटेड, या द चाइल्ड इज अ बैरियर इन माई कैरियर ग्रोथ। पहले से हमारा ये संबंध बना रहे हैं हम बच्चे के साथ। और कहाँ हमारे ऋषि कह रहे हैं नहीं, अब तुम पहले अपनी खेती करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे कुछ करते हो, उसमें से समय निकालना शुरू करो, अपने भोजन पे, अपने रहन सहन पे, अपने खान पान पे पूरा विचार करो, और अपने व्यवहार पे, आचार व्यवहार पे पूरा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, गीता जी कह रही है 6/17। वही वाली बात वैसे तो सभी पे लागू हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में तो और ज्यादा। तो ये ट्राइब भी जो है इसमें ये समझ थी, जिसका रेफरेंस मैं भी आपको दे रहा था, जहां हस्बैंड वाइफ को इफ नॉट लॉन्गर एटलीस्ट फॉर 90 डेज, ये भी एक ट्राइमेस्टर स्कीम है। देखो मेडिकल साइंस में भी ट्राइमेस्टर है, हमारे ऋषियों के विज्ञान में भी ट्राइमेस्टर ही था, 3-3 महीने के ये फेजेस थे। तो उन्होंने कहा ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 3 महीने के लिए हमें शुद्ध, एकदम शुद्ध जीवन जीना चाहिए। और शुद्ध जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाना अच्छा कर लिया 3 महीने के लिए और ऊटपटांग चीजें, जंक फूड, राजसिक तामसिक छोड़ दी। इसके अंदर विचार करना है कि मैं अपने बच्चे में क्या प्रॉपर्टीज, क्या वैल्यूज, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मेरे बच्चे में क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में चिंतन करे, पति अलग पत्नी अलग, विचार करे। और फिर देखे कि खुद में वो है कि नहीं। अब मान लो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बहुत हार्ड वर्किंग हो और मैं आलसी हूँ, या मेरा बच्चा बहुत ऑनेस्ट हो, मैं खुद डिसऑनेस्ट हूँ, मेरे बच्चे में बहुत पवित्रता हो, मैं खुद इम्प्योर हूँ, है ना फर्क। तो भाई जब हम, जैसा सांचा होगा वैसा ही तो प्रोडक्ट बनेगा। और सांचा सिर्फ माँ का गर्भ नहीं है, पिता की चेतना भी है, पिता का वीर्य भी है। अरे हमें अपने इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, विचार की रक्षा करनी चाहिए, वीर्य की रक्षा करनी चाहिए, आहार की रक्षा करनी चाहिए, चिंतन की रक्षा करनी चाहिए। तो पति पत्नी अलग रह के ये सोचते थे, ये सेल्फ एनालिसिस, अपना मूल्यांकन करते थे कि वेयर डू आई स्टैंड एंड इफ आई वांट टू प्लान अ चाइल्ड 1 ईयर डाउन द लाइन। भी मैंने पूछा कुछ लोगों से, तो एक ने बताया कि वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग 40, तो वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या इस एज में कंसीव करना। उनका बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन हमें ज्यादा लाना पड़ेगा, बिकॉज बायोलॉजिकली बॉडी के अपने पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना आना चाहिए।
एक ने कहा कि मेरे को खुशी हुई, मैं यंग कपल है, मैंने उनसे कहा अरे बहुत अच्छा है कि तुम प्लान कर रहे हो। तो बोले भैया प्लानिंग तो 2 साल बाद की है, तैयारी अभी शुरू कर। मैंने कहा वाह मजा आ गया, क्या तुम 1 साल 2 साल पहले से सोच रहे हो कि हम जब उस पड़ाव पर पहुंचे तब तक हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। ये मजेदार बात होती है। लेकिन जो कंसीव कर चुके हैं वो अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर बाई चांस कोई ऐसा हो भी या सुने बाद में कि भाई हमने तो कंसीव कर लिया, हमने तो ये सब सोचा नहीं था, यू आर नेवर लेट। इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, बट यू आर नेवर लेट। यू कैन ऑलवेज क्रिएट दैट मैजिक इन योर प्रेगनेंसी इवन इफ यू आर इन द 9th मंथ। लास्ट वीक तक वो मैजिक क्रिएट कर सकती है माँ। बहुत थोड़ा वही है इसमें, अपनी चेतना अपने भाव की सुंदरता बहुत मदद करती है। तो फिर आते हैं उस बात पर कि वो अलग अलग रहना, सेल्फ मूल्यांकन करना, बच्चे के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके व्यक्तित्व का निर्माण वहीं से शुरू कर दिया मदालसा ने, वहीं से शुरू किया इस ट्राइबल ट्राइब ने, और वहीं से शुरू करना चाहिए हमें भी। आज भी यदि आप अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड में भी है, मतलब ऑफ कोर्स अगर लास्ट मंथ आ गया है तो भी सोचिए कि क्या मेरे बच्चे के अंदर गुण होने चाहिए, डिवाइन वर्च्यूज होने चाहिए। और वो वर्च्यूज आप लिखिए, उन वर्च्यूज में देखिए पति पत्नी में कौन सा वर्च्यू कम पड़ रहा है, और एटलीस्ट इफ नॉट ऑल, ये तो कॉमन मिलके बना लीजिए कि यार ये 3 क्वालिटीज हम बच्चे में चाहते हैं। ये क्वालिटीज वो नहीं होनी चाहिए कि मैं उसे बहुत अच्छा सिंगर बनाना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनाना चाहता हूँ, मैं उसे एस्ट्रोनॉट बनाना चाहता हूँ, नहीं, उसके कैरियर की वर्च्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इंसान होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, उसके अंदर उसके व्यक्तित्व में उसके अस्तित्व की जो खूबसूरती है वो क्या होनी चाहिए, वो तय करने की बात हो रही है। और फिर उसके अनुरूप हमारे जीवन शैली, हमारा वातावरण, हमारा घर, हमारा परिवेश कैसा है ये तय करना चाहिए। ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। और उस आधार पर बच्चे को वो वातावरण जब मिलने लगता है तो एक दिव्य आत्मा हमारे घर में आ पाती है, एक अच्छी सोल। और ये डिस्कशन भी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके गर्भ में पलने वाला या आपके जीवन में आने वाला वो सोल ही करवा रही है, मेरा ये पूरा मानना है। आप अपने विश्वास की बात आप जाने कि जो ये डिस्कशन भी हो रहा है ना, दैट वी आर टुगेदर राइट नाउ डिस्कसिंग ऑल दिस, इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल हु इज वांटिंग यू एंड आई टू बी टुगेदर एंड प्रिपेयर इनटू दिस जर्नी, ताकि उसके लिए एक वातावरण का निर्माण हो सके। तो ये जो जैसे अभी बताया अंशु ने कि 3 स्टेप्स में जो जन्म होता है, और यर्निंग जो होती है ना, दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफा होती है। यर्निंग मतलब पुकार, सिर्फ ये नहीं कि वो मैं माँ बनना चाहती हूँ, ये पुकार, वो भी आपका शिशु बन के आना चाहता है। इसीलिए संवाद सिर्फ गर्भ में आने के बाद नहीं शुरू होता। एक बड़ी भ्रांति है कि गर्भ संवाद तो जो है बच्चा जब गर्भ में आ जाएगा तब शुरू होगा, नहीं। दोज हु आर इन प्लानिंग फेज कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। यदि आप, मैंने अभी बताया ना, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हैं, तो सपने में बच्चा आ सकता है, बता सकता है कि मैं आना चाहता हूँ। गर्भ में आने से पहले आपके मेडिटेशन के अंदर, आपके ध्यान के अंदर बच्चा आके आपको ये भाव दे सकता है कि मैं आना चाहता हूँ। आपको मैं एक रियल टाइम घटना बताता हूँ। हम शांतिकुंज में रहा करते थे, उस समय की घटना है, यहाँ हरिद्वार में अपने गुरु के आश्रम में। और हमारे गुरु भाई के सपने में एक दिन ये विचार उठा, सपना आया कि एक बच्ची कह रही है, पुकार रही है, पिताजी मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ। और उन्होंने देखा कि एक बच्ची को गोद में लेके बैठे हैं, ऐसा दृश्य उनको हल्का सा दिखा, और वो उठ गए अचानक, एंड ही वाज ऑलरेडी 40+। तो उनके मन में आया कि यार ये कैसा सपना था, ये तो मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया। हम तो पति पत्नी दसियों साल से यहाँ रह रहे हैं, विवाह को भी इतना वर्ष हो गए, 10-12 वर्ष, हमारे मन में तो कभी ये बात उठी ही नहीं, और हम तो गुरु कार्य करने के लिए ही बैठे हैं। तो उन्होंने अपने ध्यान में, क्योंकि सपना बहुत प्रगाढ़ था, गहरा था, जब तब करते थे, तो उन्होंने उसे इग्नोर नहीं किया और अपने ध्यान में बैठकर, गुरुदेव के पास, समाधि के पास बैठकर चिंतन मनन में सोचा। उन्हें फिर से स्वप्न हुआ, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी को भी हुआ इस बार। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ संकेत तो मिल रहा है, लेकिन अब गुरुदेव तय करें। तो संकेत ये था कि उसके कुछ दिनों बाद उनके जीवन में उनके किसी परिचित के माध्यम से खबर आई कि कोई शिशु है जो जिनके माँ बाप नहीं रहे, और वो शिशु जो है वो चाह रहे हैं कि कोई अगर उसे सहारा दे तो। तो ऐसी बात आई। अब इनके मन में वो और थोड़ा सा क्लिक करने लगा, और फिर से इनके ध्यान में आने लगा। वो बच्ची को देखते उन्हें लगा कि यस दिस इज द सेम चाइल्ड जिसको मैंने अपने सपने में देखा था, और उसे घर लेकर आए। तो सोचो, इट इज एप्लीकेबल ऑन एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑल्सो, नॉट जस्ट कि मेरे माध्यम से संसार में जो शिशु आ रहा है उसके लिए। वो जीवात्मा संवाद कर सकती है आपके साथ कभी भी। इसलिए उस संवाद को जब गर्भ में आ जाती है तो गर्भ संवाद कह देते हैं, अदरवाइज प्लानिंग फेज में भी सिट विद योर सेल्फ, ट्राई टू कनेक्ट विद दैट हायर कॉन्शियसनेस ऑफ योर्स, और उसमें जाकर उस आत्मा से बात करो। आप बताइए मैं क्या तैयारी करूं। यू विल नॉट रिक्वायर मी और एनीवन एल्स टू गाइड यू, दैट सोल विल गाइड यू, सच इज द विजडम।
कि मूलतः तो वही करना है ना, अपने जीवन की शुद्धि का बड़ा अच्छा अवसर है ये प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें हम अपने किसी इतने प्रेशियस के लिए कर रहे हैं तो हो भी जाएगा। खुद के लिए आदमी फिर भी इतनी मेहनत नहीं करता जितने अपनों के लिए कर लेता है। तो ये तो बहुत ही सुंदर फेज है, इसलिए इसमें हो जाए, है ना। ये देखो, ये बात मैं कर चुका हूँ आपसे, मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ, बट पहले के दिनों में ये बहुत एक होली एक्सपीरियंस हुआ करता था, एक पवित्र अनुभव हुआ करता था। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को हाईएस्ट क्रिएटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना। सेक्सुअल एनर्जी का मतलब हुआ हमारे स्वादिष्टान चक्र, सीट ऑफ क्रिएशन कहा जाता है हीलिंग की भाषा में, ये सृजन का केंद्र है। हमारे पुराने संस्कार सारे यही हैं, कामनाएं सारी यही छुपी हुई हैं स्वादिष्टान चक्र में, जीव की सारी पुरानी यादें यही हैं। इसको धीरे धीरे परिशोधित करते जाना, और इस ऊर्जा को श्रेष्ठ भाव में ऊंचा उठाकर हृदय स्थान तक जो जो कपल पहुंचा ले कि हाँ अब पायस फीलिंग के साथ में उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है फॉर ब्रिंगिंग अ डिवाइन चाइल्ड। देखो, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों की माँ कहा गया है। गृहस्थ में ही पैदा हुए महापुरुष, किसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं और काम से ही पैदा हुए हैं। लेकिन वो काम पवित्र हो गया, वो काम सार्थक हो गया, ठीक है ना। वो वासनात्मक काम नहीं था, वो काम ने किसी महापुरुष को लाकर एक महिला के गर्भ में बिठा दिया और उसने श्रेष्ठ महापुरुषों को जन्म दे दिया जो संसार को फिजा बदल गए। तो इसलिए गृहस्थ में, संसार में एक दिव्य चाइल्ड बच्चे को लेके आना, डिवाइन चाइल्ड को लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व है। और अगर व्यक्ति निभा ले तो बहुत बड़ा उपकार हो ही जाए, और अगर इतना न भी कर पाओ तो एक अच्छा स्वस्थ हंसता खेलता और एक तरह से समझदार बच्चा तो हम भी चाहेंगे। चलो महापुरुष जन्म नहीं देना चाहते, इतनी मेहनत हमें नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो नहीं चाहते कि बच्चे को कल ऑटिज्म हो जाए, ये भी तो नहीं चाहते कि डाउन सिंड्रोम हो जाए, ये भी तो नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर कोई न्यूरो डाइवर्स बिहेवियर आ जाए, ये भी तो नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर उसका हार्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, उसकी किडनीज वीक है, वो प्री टर्म हो जाए, प्री मेच्योर्ड हो जाए, ये भी तो नहीं चाहेंगे। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि स्टिल बॉर्न हो जाए, तो फिर मिसकैरेज हो जाए, ये सब तो नहीं चाहेंगे ना, कोई नहीं चाहेगा। और संसार में आने के बाद बच्चा अपना जीवन पूर्णतः जिसे जिए, सब एक टर्म है, ये सब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ एक टर्म है मेडिकल साइंस में, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेस। फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेस, फीटस के समय पे बीमारी बैठ गई और बच्चा 30 साल का होगा और अस्थमा का मरीज हो गया। आप देखो सडनली लोग सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही थोड़ी मर रहे हैं, 30-30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में चले जाते हैं या बीमार होकर जी रहे हैं, है ना। उनके शरीर का विकास ही ठीक से नहीं हो रहा क्योंकि पिता के वीर्य में शक्ति नहीं थी। माँ के गर्भ में पालन जो मिला, जो जैसी भट्टी में तपाई नहीं ठीक से जब तक सोना, तो कैसे बनेगा। कोई बर्तन बनाया जाता है भट्टी के अंदर, अगर उसको ठीक से तपाया ना जाए तो बर्तन कमजोर रह जाएगा। घड़े को एक कुम्हार बनाएगा और वहां पर कमजोरी में तापेगा, भट्टी कमजोर रह गई तो घड़ा टूट जाएगा। तो शरीर का विकास तो माँ के गर्भ में हो ही गया, और माँ के गर्भ में सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं थी, पिता के वीर्य की भी जिम्मेदारी थी। तो ये दोनों ने मिलकर जो शरीर का विकास किया, उन्हीं में अगर कमजोरी होगी, हमारी चेतना कमजोर थी, डिप्लीटेड कॉन्शियसनेस थी, तो डिप्लीटेड चाइल्ड होगा। फिर हम कहेंगे अरे भगवान तुमने हमारे साथ अन्याय किया। भगवान ने क्या अन्याय किया? अरे देखो हमारे बच्चा ऐसा हो गया। अरे ये थोड़ी ना बात है। हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम जीवन के जिस पड़ाव पर हैं और जिस जिम्मेदारी को हमें जो दिया गया है वो जिम्मेदारी ठीक से निभा सके, उसके साथ न्याय तो करना चाहिए कम से कम, अन्याय तो नहीं करें। तो इसलिए पहले के लोग, सबसे पहले घर में कोई सामान भी लाते हो ना, आप कोई पवित्र चीज लेकर आते हो, पवित्र छोड़ो, आप फर्नीचर लेकर आते हो, अपने रूम में फर्नीचर लाना है नया, आपने खूब खर्चा किया, तो आप क्या बहुत बढ़िया से उसके लिए साफ सफाई नहीं करेंगे, जगह नहीं बनाएंगे। जहां आप एक शो पीस को लाके रखना चाहेंगे, तो उस शो पीस को, उस अलमारी को रखने के लिए अच्छी सी जगह नहीं बनाएंगे कि यहाँ लोगों को दिखे ड्राइंग रूम में हमारा सुंदर सा ये। तो जब हम कोई सामान लाते हैं और उसके लिए इतनी तैयारी करते हैं, तो भैया ये तो गर्भ में किसी को ठहराना है, और 1-2 दिन की बात नहीं, 9 महीने का है ये बंदा आने वाला जो रहेगा, जो तिल के छोटे से दाने से बढ़ के बढ़ता 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 इतना बड़ा होकर हमारे शरीर में विकसित होगा, हमारे शरीर से प्राण से विकसित होगा, हमारे प्रेम से विकसित होगा, दोनों के मिलके। तो फिर पति पत्नी दोनों का मिलके, माँ बाप दोनों का प्राण इसमें। तो ये विकास करने के लिए गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु आया है उसके लिए कितनी शोधन करने की आवश्यकता है। इसलिए पहले संस्कार पद्धति हुआ करती थी और उसको कहा जाता था गर्भाधान संस्कार। गर्भ का शुद्धिकरण तो करो पहले, जहां पर जिस रैन बसेरे में उसको रहना है उसकी साफ सफाई तो कर लो, उसको शुद्ध तो कर लो। कितना सुंदर संस्कार परिपाटी थी, क्या संस्कृति हमारी की जीवात्मा के आने से पहले, और जीवात्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, जिसे मृत्यु कहते हैं, उसके मरने के बाद मृत्यु पे अंत्येष्टि और उसके बाद श्राद्ध तर्पण। आत्मा जब चली गई, जर्नी ऑफ सोल देखना अगर समझ सको तो, आ रही है उससे पहले, जहां से आ रही है वहीं से शुरू कर दिया आवाहन से, और चली गई तो तर्पण तक।
पूरी साइकिल है 16 संस्कारों की। एक एक चीज जीवन में जब आया, जब गर्भ में आया तब, गर्भ से पहले, गर्भ से उस संसार में आया तब, फिर अन्नप्राशन कराओ, कर्णछेदन कराओ, विद्यारंभ कराओ, जन्मदिन कराओ, कराते हुए कितने सारे संस्कार कराए, फिर विवाह संस्कार कराओ, विवाह संस्कार के बाद वानप्रस्थ कराओ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास कराओ, संन्यास के बाद में तर्पण कराओ, कितनी सारी चीजें, अंत्येष्टि होगी, अंत्येष्टि के बाद तर्पण, पूरा एक विधान है। लेकिन इतना विधान नहीं भी समझ में आए तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम तो कर लो, जब गर्भ ठहर गया, ये तो विज्ञान भी कह रहा है कि 85 से 90 दिन लगते हैं, 85 to 90 days फॉर अ सोल टू एक्चुअली गेट एस्टेब्लिश्ड इनटू अ वूम्ब कंप्लीटली। एक महीना तो लग जाता है हार्ट बीट आने में। जब हार्ट बीट आई तो दूर रजा हो गई माँ। अब हार्ट बीट आ गई तो डॉक्टर ने भी कहा बधाई हो, बच्चे की हार्ट बीट आ गई, नाउ वी कैन अनाउंस दैट यू आर प्रेग्नेंट। पहले लोग नहीं अनाउंस करते थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, क्यों? गर्भ क्यों छुपाया जाता था, समाज को क्यों नहीं बताया जाता था? वैसे भी शरीर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देते पहले 1-2 महीने में, बाहर के समाज की दृष्टि से कह रहा हूँ। उस माँ को तो लगता है, उसे पता लग रहा होता है कि हाँ गर्भ ठहर गया, मून साइकिल रुक जाती है, बाकी डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, चेंजेस उसे समझ में आते हैं। और अगर अवेयरनेस हो तो फिजिकल चेंजेस ओवरशैडो नहीं करते। मेनी ए टाइम्स व्हाट हैपेंस इज मूड स्विंग्स होना, मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस, चिड़चिड़ापन, नोजिया, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फीचर्स नहीं हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो भैया, तुम क्या जानो, तुम तो पुरुष शरीर में हो, हमसे पूछो। ये हैं नहीं, ये हमारी लाइफस्टाइल की कमजोरी की वजह से। यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा जीवन सधा हुआ होगा, आप हकीकत मानिए किसी भी माँ को ये दुख से नहीं गुजरना पड़ता। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे, हमने कहीं किसी मूवी में देख लिया या कहीं कोई डायलॉग सुन लिया कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है मनुष्य योनि में, तो हमारी माँ ने हमें जब जन्म दिया होगा तो उसकी इतनी हड्डियां टूटी हों, फ्रैक्चर होता है जब, उतना कष्ट माँ को होता है। और हमने कहा भगवान तुम बड़े निष्ठुर हो, हमारा तो तुम्हारे से विश्वास उठ गया। हमने भगवान को उठा के नमस्ते कर दी। हमने कहा तुम ऐसे कैसे भगवान हो यार, तुमने हमें पैदा करने के लिए उस नारी को इतनी पीड़ा से गुजारा, ऐसा क्या कुकर्म किया उसने जिसके लिए उसे इतने दुख से गुजरना पड़े? ये लेबर पेन जो उसे हम कहते हैं। और बहुत समय तक हमारे दिमाग में ठनाठनी भगवान को लेकर चलती रही। जब हम गुरुदेव के संपर्क में आए और हमने उनके साहित्य में भी पढ़ा, और फिर ऑफकोर्स आजकल इंटरनेट का जमाना है तो गूगल वगैरह से भी जाना, और फिर मेडिकल रिसर्चेज हमें मिली। एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट नहीं थे वो, पहले दुकान चलाते थे, केमिस्ट होते थे, लेकिन उस समय तो केमिस्ट को भी बहुत नॉलेज होती थी। और वो लंदन के शहर में उन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय की बात बता रहा हूँ, आप 1930 और 40 के दशक में अपनी दुकान चलाते थे। और जहां उनकी दुकान थी, इनका नाम था डिक रीड, इन्होंने बुक लिखी है बाकायदा, और उसी के आधार पर मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। तो ये जहाँ दुकान थी इनकी, वहाँ बड़ा रॉयल फैमिली के लोग रहते थे, अमीर लोग रहा करते थे। तो वहाँ के लोग आते थे कि भाई, पहले डॉक्टर्स वगैरह इतने होते भी नहीं थे, और जब होते थे तो केमिस्ट ऑल्सो इज अ वेरी गुड डॉक्टर। तो वो कहते अरे भाई लेबर पेन होने वाला है, कोई दवा दे दो, ये दवा दे देते। ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर में इनकी ड्यूटी लगी, वर्ल्ड वॉर था, दुकानदारी बंद हो गई और इनको सबको ड्यूटी पे लगा दिया गया। तो ड्यूटी लगी डॉक्टर्स की कि भाई देख रेख करो लोगों की, गरीब लोगों की। तो ये कस्बे में थे, और उस कस्बे में जाके इन्होंने, इनको पता लगा कि कोई महिला गर्भवती है, तो इनके पास दवाई थी, इन्होंने सोचा मैं जाके दे आऊँ। जो मिडवाइफ होती है ना, वहाँ मिडवाइफ कहते हैं, दाई माँ, उसको दे आता हूँ ताकि ये उनको हेल्प हो जाए। तो वो, उसने बड़े आश्चर्य से देखा, उसने कहा ये दवाई किसके लिए दे रहे हैं आप? बोले लेबर पेन। बोले लेबर पेन क्या चीज होती है? यहाँ हमें हमारा उत्तर दिया गुरुदेव ने, कोई शरीर, कोई समाधान छोड़ते नहीं, भगवान दे देते हैं। क्योंकि हमारा ये शिकायत थी कि यार ये तो बड़ा अन्याय है भाई, आपको अगर संसार बनाना ही था और बनाना आपने बनाया है और आपको आता था, तो आप यू कुड हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ। ये क्या बात हुई कि मनुष्य और जानवर को हमने जन्म देते हुए देखा? हम ऐसे परिवेश में पले बड़े जहाँ गौ माता बछड़े को जन्म देती थी, बड़े आराम से बैठ जाती थी, फिर कोई हो हल्ला नहीं मचता था रात को। हम सुबह उठे 2 घंटे 4 घंटे के बाद तो हमने देखा अरे बछड़ा आ गया हमारे घर के बाहर आंगन में, तो अरे ये क्या हुआ? तो पता लगा कि भाई गौ माता ने बछड़ा दिया। यहाँ तो कोई हो हल्ला नहीं मचा, पर अब दिखा रहे हैं फालतू का, बॉलीवुड वाले चिल्ला चिल्ली हो रही है बदतमीजी हो रही है, जबरदस्ती का लेबर पेन दिखा रहे हैं। क्या कहानी है इसके पीछे? डिक्रीड कहते हैं कि मैंने वहां बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस महिला ने मेरे से कहा, मिडवाइफ ने, आप कैसी बात कर रहे हैं, हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ तो कभी किसी नारी ने जन्म देते हुए ये नहीं दुख का अनुभव किया। और फिर थोड़ा सा आसपास जरा नजर घुमाओ, आपको भी पता होगा ये कहानियां, ये किस्से कभी कभी हमने भी सुने होंगे। मैंने सुना, हमारी एक पड़ोस में हमारे मित्र रहा करते थे, बच्चे बचपन हम खेलते थे, उनकी माता जी 45 या 47 एज में प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्होंने बच्चे को जब जन्म दिया, पहले घर में ही जन्म होता था, अस्पताल तो जाना होता ही नहीं था, अस्पताल होते ही कहाँ थे इतने, दाई माँ आती थी जन्म करा देती थी। और वो बड़ी सहजता से, पता लगा कि वो जो है खेती बाड़ी थी, वहां खेत पे गए
और बच्चे का जन्म हो गया। शौच कर रहे हैं और बच्चे का जन्म हो गया वॉशरूम में। ये देखो कितना सहज, कोई परेशानी ही नहीं, किसी को कुछ है ही नहीं। एक माता जी तो हमारे संपर्क में अभी यहाँ, मतलब हम 4-5 साल पहले की बात बता रहे हैं, ये खबर तो हमें तब समझ में आई, जो हमारे एक बहुत नजदीकी पॉज एंड लर्न से जुड़ी हुई एक बहन है, उसने बताया कि भैया मेरा छोटा भाई जो है वो मेरी माँ के गर्भ में कब आ गया पता नहीं चला। मेरी माँ बहुत भारी शरीर की थी और वो गर्भ में कब आ गया पता ही नहीं चला। 8 महीने तक उन्हें गर्भ है यही नहीं पता लगा। आप कह रहे हो मॉर्निंग सिकनेस इवनिंग सिकनेस की बात, उस महिला को 8 महीने तक घर के कामकाज में ये पता नहीं चल रहा है कि अरे यार ये मॉर्निंग सिकनेस भी कुछ होनी चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। मीनोपॉज होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं मून साइकिल रुकना चाहिए। कुछ नहीं, शरीर इतना अपने आप में बलशाली है, चेत अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब तमाशे बना दिए आजकल कि तुम सी सेक्शन कराओ। जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन पाई गई है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी वाले लोगों की रिसर्च पूरे दुनिया में कई बार करके देखी जा चुकी है। एक बार नहीं, दसियों बार अलग अलग लोगों ने और एजेंसीज ने रिसर्च कर ली, बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस ने, और एक चीज कॉमन पाई है कि ये सब सी सेक्शन के बच्चे थे। अब डॉक्टर्स को तो सी सेक्शन से पैसा मिलता है, और फिर वो बाद में कह देंगे एक बार सी सेक्शन हो गया ना, अब सेकंड डिलीवरी अब तो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा बिकॉज योर यूट्रस इज वीक। अरे भगवान को सी सेक्शन करवाना होता तो यहाँ ढक्कन दे देता भैया। वो क्यों किसी को एकदम वेजाइनल कैविटी में से निकाल के बाहर लेकर आता इतने संकरे मार्ग से। अरे माँ जब बच्चे को वहां से गर्भ से बाहर निकालती है और वो पूरी वेजाइनल कैनाल से बाहर आता है, तो उस कैनाल में इतने माइक्रोब्स होते हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। ये आजकल के डॉक्टर्स बता रहे हैं, और हम उसे वंचित कर देते हैं, उसकी इम्यूनिटी से 1/10 रह जाती है। That is the last gift a mother gives to the child when she is delivering the child and bringing him or her into the world, कि वो इतने माइक्रोब्स के अंदर से लिपट के बाहर आता है। लेकिन हम वो पूरा चैनल ही चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं ना इधर से नहीं, हम तो कहीं और से बाहर आएंगे। अरे भाई पॉप आउट करना है क्या कुछ, और वो बस काटा पीटा। आपने से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा, हमने 2 बार लाइव देखा। हमारी गायत्री परिवार की एक बहन है कानपुर में, बड़ी दीदी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि हमको इनका करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जल्दी डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए सी सेक्शन बना था, एक ऑल्टरनेटिव माध्यम जहां माँ और बच्चे में से एक या किसी दोनों की जान बचाना आवश्यक हो, या कोई परेशानी हो, कॉम्प्लिकेशन हो, उसके लिए सी सेक्शन बने थे। वरना इसके लिए थोड़ी सी सेक्शन बने थे कि ओ मुझे डर लगता है हॉस्पिटल में, अरे मुझे डर लगता है लेबर पेन से, मुझे तो बस बेहोश कर दो और 20 मिनट में बच्चा बाहर निकाल दो, इसीलिए सी सेक्शन करा लूं। अरे एक बच्ची से हमने बात करी अभी, भैया लास्ट टाइम से चल रहा है, अच्छा बेटा क्या डेट है? डेट हम तय करेंगे क्योंकि सी सेक्शन कराना है, तो अशुभ मुहूर्त देख लेंगे। क्या करें, थोड़ी कोशिश करी तो पता लगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो चलो कॉम्प्लिकेशन है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, सेकंड चाइल्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोर प्लानिंग का नतीजा हो रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए जो प्लानिंग फेज में है वो अभी से प्लान करें। जब भी आप कंसीव करते हैं भविष्य में, ये तो समय के गर्भ में छुपी हुई बात है कि हमारे गर्भ में कौन कब आएगा, लेकिन जो कर चुके हैं वो भी कंसीव कर चुके हैं, वो भी ये देखें, ध्यान दें कि अभी से जितने समय आपके पास है संसार में, दुनिया में इस बच्चे को लाने के बीच में जो अंतराल है, उसमें तैयारी करिए। उसमें तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा आप बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आप बच्चे के साथ में जुड़ पाएंगे। एंड इट इज एक्चुअली अ टाइम टू चेंज योर एनर्जी लेवल्स। हम हीलिंग की भाषा में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है अंग्रेजी में, उसका कई बार यूज करते हैं, और वो यूं है कि द यूनिवर्स इज टेलिंग दैट शो मी अ न्यू फ्रीक्वेंसी एंड आई विल शो यू मैजिक। एक मैजिक हो रहा है शरीर में, एक मैजिक हो रहा है आपकी चेतना में। इस जादू को अगर समझ सकें तो जीवन का कोई असाधारण, ये साधारण समय नहीं है, बहुत असाधारण समय है। वेरी वेरी प्रेशियस एंड गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा मतलब ठीक है सेकंड प्रेगनेंसी कर लेंगे, थर्ड प्रेगनेंसी कर लेंगे, वैसा ही आएगा। वरना ये इतना स्पेसिफिक, इतना यूनिक है ना ये 9 महीने का गर्भकाल और उससे पहले की यात्रा। तो जो प्लानिंग फेज में है वो भी इसको पूरी शिद्दत से लेके चले। नहीं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमने सोचा है कि साल भर बाद हम तक, अरे 2 साल बाद, ये नहीं सोचना है। तैयारी अच्छा है, पहले पता लग रहा है तो पहले से तैयारी करो। और देखो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा, यू विल बिकम अ ब्यूटीफुल पर्सन बाय योर सेल्फ। आपकी चेतना, आपका मन, आपका शरीर, हम सिर्फ एक वेसल तो है नहीं, एक वेसल तो है नहीं, कुरियर सिस्टम तो है नहीं। एक लंबे समय तक अमेरिका के लोगों में, आपको मैं बताता हूँ कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, ये था कि भाई माँ क्या है, एक कुरियर सिस्टम है। ये देखो 1960 के दशक में यूएस में बर्थ क्राइसिस हुआ,
और 12 हर 100 में से 12 बच्चे 1960 के दशक में सीरियसली इनकेपेबल पैदा हुए। मेंटल इनकेपेबिलिटीज, फिजिकल इनकेपेबिलिटीज, डिसऑर्डर। ये जून 2015 की रिपोर्ट है। अब तक तो ये संख्या बढ़ गई होगी। 12% जनरेशन सिर्फ, ये सिर्फ मानसिक बीमारी या ऐसा कुछ नहीं, ये तो डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं। इनके हाथ नहीं बन पाए, पैर नहीं बन पाए, ट्रंकेटेड ब्रेन्स हैं, टेढ़ा मेढ़ा दिमाग है। इन बच्चों का जीवन किसने बर्बाद किया? इनकी पुअर थिंकिंग, क्योंकि वहां थिंकिंग यही थी। और ये थिंकिंग इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं यूएस को ब्लेम कर रहा हूँ। यहाँ देखा तो यहाँ भी शॉक हुए हम। बस हो जाए, पार्टी कर रहे हैं, मॉल में घूमने जा रहे हैं। अरे आपको पता भी है बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है? तेज शोर, तेज आवाज एक जानवर को कैसे डरा देता है। सॉफ्ट हार्टेड जानवरों को कभी आप देखो, दिवाली के अंदर कितनी खबरें आती हैं कि जब तेज बम पटाखे फूटते हैं तो चिड़िया मर जाती हैं, पंछी मर जाते हैं। किसी के घर में पेट एनिमल हो तो उन्होंने देखा होगा, हमें पता है। जानवर दुबक जाते हैं ऐसे मौकों पर, बाहर नहीं निकलते, घबरा जाते हैं, खाना पीना नहीं कर पाते, लिटरली उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। खरगोश तो मर जाते हैं ऐसे ही, कुत्ते भी छुप जाते हैं, जो रक्षा करने वाला प्राणी है वो तक भी छुप जाता है कहीं। क्यों? शोर किसी को नहीं, धमाके किसी को नहीं अच्छे लगते। हमारे आपके पास कोई धमाका कर दे, हम अभी चौंक जाएंगे। और हम इतने तेज शोर में उस गर्भस्थ शिशु को लेके मॉल में घूम रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, डिस्को पे नाच रहे हैं। तमाशा हो रहा है क्या? और फिर कह रहे हैं हमारे बच्चे के अंदर तो है ना, एजिटेटेड है, हाइपर एक्टिव है, एडीएचडी हो गया, ये फलाना हो गया, वो ठिकाना हो गया। ये आपने करवाया भैया, क्षमा करना कड़वा बोल रहा हूँ। ये हम जिम्मेदार हैं, इनके भविष्य के लिए हम जिम्मेदार हैं। और दिस इज क्राइम इफ वी आर कमिटिंग। ये तो पाप कर्म हो रहा है ना, कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं और भुगता कोई और। गलत बात हो गई, बहुत गलत हो गई। सोचना चाहिए, ठहराव लेना चाहिए, टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड कि जहां हो वो कितना महत्वपूर्ण है। और जब इसकी महत्व समझ में आ जाएगी तो हकीकत मानिए, बच्चा हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है। सिर्फ माँ ही बच्चे को नहीं गर्भ में पालती, बच्चा भी माँ को पालता है। विज्ञान ये कहता है कि माँ को, हम सबको वैसे भी हेल्थ के हिसाब से देखें तो छोटे छोटे मिनी हार्ट अटैक्स आते रहते हैं। मेजर हार्ट अटैक्स आते हैं तब शरीर को पता लगता है, लेकिन मिनी कैलिब्रेशन होते हैं शरीर में, कंजेशन होते हैं, सभी को होते हैं। अब जब प्रेगनेंसी के समय पे ये संभावनाएं और बढ़ जाती है, क्योंकि एनीवेज अगर आप देखो तो जब थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाते हैं ना, तो शरीर में वजन जब बढ़ गया, बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है, ऑर्गन्स स्टार्ट गिविंग स्पेस टू द बेबी। सारे ऑर्गन सिस्टम्स इधर उधर फैल के थोड़ा जगह बनाते हैं यूट्रस को बड़ा होने के लिए। जो तिल के दमान था छोटा हुआ, वो वाटरमेलन के साइज का हो गया, और इधर छाती पर जोर आने लगता है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि मिनी हार्ट अटैक्स माँ को आते हैं, यानी हार्ट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उस समय पर बच्चा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करके देता है अपनी माँ को। सोचो, बच्चे के थ्रू एक केमिकल सिक्रीट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा से होता है माँ के सीधे हार्ट सेंटर पे जाके उसको हेल्प करता है। फिर दोनों तरफ चल रहा है क्रम, इतना गहरा बंधन है। तुम हमारा ख्याल रख रहे हो, हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। कोई किसी के लिए पैरासाइट नहीं है। ये वो नहीं है कि गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर कौवा बैठ के जो है वो उसके कीटाणु खा के उसको साफ सफाई कर रहा है, तो भैंस का भी फायदा हो गया और कौवे का भी फायदा हो गया। अरे ऐसा थोड़ी चल रहा है। ये कोई सिम्बायोसिस वैसा थोड़ी है जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस या पैरासाइट का काइंड ऑफ लिविंग। इसी सोच की वजह से इन बच्चों के साथ ये हुआ। जैसा मर्जी खाओ, अल्कोहल पियो, स्मोक करो, बिकॉज चाइल्ड हैज इट्स ओन दिस थिंग। अभी एक नई पूरी विज्ञान आ गया, एपिजेनेटिक्स, कभी ढूंढिएगा। और वो बता रहा है कि एपिजेनेटिक्स में कैसे हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, हमारे रहने का, सोचने का तरीका, हमारे शरीर को, और हमारे शरीर में अगर बच्चा है तो उसको, दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो हर दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि तरीके क्या है, तरीकों में कोई ज्यादा ये नहीं है, लेकिन तरीकों के पीछे का विज्ञान पता हो जाता है तो तरीकों में भी शिद्दत आ जाती है, गहराई आ जाती है। ध्यान करिए, बैठिए अपने साथ। मेडिटेशन इज मोर अबाउट नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानिए, खुद के साथ बैठिए, जप करिए। मंत्र की शक्ति है, मननाथ त्रायते इति मंत्र। जो मन को त्राण करते उसे मंत्र कहते हैं। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है उसके ऊपर बैठिए, अच्छा संगीत सुनिए। कितनी ताकत है संगीत में। अभी आप सुनने बैठिए गजल किसी शायर की, आपका मन वैसा हो जाएगा। एक सैड सॉन्ग सुनने बैठिए, वैसा हो जाएगा। वीर रस का सॉन्ग सुनिए, वैसा हो जाएगा। आप जो संगीत सुनेंगे, संगीत का प्रभाव मन पर पड़ेगा और चेतना वैसी दिशा में दौड़ने लगेगी, विचार वैसी दिशा में, प्राण ऊर्जा वैसी हो जाएगी। तो पता है हमें संगीत का असर भैया अपने ऊपर, हमें शब्दों का असर पता है। इसमें मैं आपको ज्ञान दूं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। खैर इतने कम समय में दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये शायद आपके लिए नई हो। ये देखो, ये क्या है? आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, हिंदी की वर्णमाला। देवनागरी लिपि है, संस्कृत पाणिनि है,
लेकिन अक्षर मिलते जुलते हैं, दोनों की ग्रामर मिलती जुलती है। संस्कृत तो खैर भाषा नहीं है, देववाणी है, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट से हिंदी एक भाषा के रूप में आई। अब ये देवनागरी स्क्रिप्ट के जो सिर्फ वॉवल्स है ना, हिंदी के स्वर जिन्हें कहते हैं, ये विज्ञान बता रहा है, मैंने कहीं कल्पना क्षेत्र से तो उठाया नहीं, और पुराने हमारे ग्रंथ पहले से कह रहे थे, तो वैलिडेट हो गया, इसलिए आपके सामने निचोड़ रख रहा हूँ। आप अभी करके देख लेना चाहो तो साथ साथ। ये जो अक्षर हैं, ये शरीर के किस अंग को बनाते हैं माँ के गर्भ में, ये विज्ञान शोध करके बता रहा है आज हमें। ये अक्षर शरीर के कौन से हिस्सों को बनाते हैं, तो मैं सब पर तो नहीं लेकिन कुछ पर प्रकाश डालता हूँ। देखो, अ अक्षर ये हमारी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करने की क्षमता है, इसको बेहतर बनाता है। अ अक्षर ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आप अभी एक काम करो, एक छोटा सा अनुभव लेते हैं, ठीक है, छोटा विराम भी मिलेगा हमें। बस एक लंबी गहरी सांस खींचना, इत्मीनान से जहां बैठे हो, जरूरी नहीं है जो कंसीव करें वही, बाकी सब लोग को भी, हम सबको करना है। और करके देखना सिर्फ अ अक्षर का उच्चारण, और देखना आपके शरीर में कहाँ क्या फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स कंठ में तो आएगी क्योंकि कंठ से बोल रहे हैं, लेकिन छाती पर वाइब्रेशन सोचिए, और मेनली आप अगर अपने नाभि केंद्र तक पहुंच पाए हो तो नीचे पूरा सिस्टम वाइब्रेट हुआ। हर एक में पूरा सिस्टम नहीं होगा, आप ई बोलेंगे नहीं होगा। आ में देखो चेस्ट, लंग्स, रिब्स, डाइजेशन, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। और आ अक्षर जो है, अगर इसकी स्थापना हो गई इस अक्षर की शक्ति की, तो अस्थमा, क्रॉनिक कफ और इन सब से रक्षा कर देता है। छोटा ई जो है वो थ्रोट यानी कंठ, और जो हार्ट के ऊपर के चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर के चेंबर्स को और उनका ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। ये अगर कमजोर रहता है तो बच्चा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, मेंटली डिप्रेस्ड हो सकता है। बच्चा छोड़िए, व्यक्ति हमारा जो ये है ना, आप मेंटल डिप्रेशन हटाना चाहे देखिए करके ई का उच्चारण, बार बार रिपीटेटिव हेडेक होते हैं किसी को, छोटी ई का उच्चारण करे। अब बैठे बैठे दिन भर तो ई ऐसे तो करेगा नहीं, तो हमारे टीचर ने कहा हाँ बेटा ये तो नहीं कर पाओगे, एक काम करते हैं, इन अक्षरों की वर्णमाला बना के इनको अलग अलग गूंथ देते हैं, जैसे कई सारे फूलों की एक माला बना देते हैं, वही मंत्र बन गए। आप करिए मंत्र, कैसे नहीं शक्ति देगा, ये सारे उसी के अंदर से निकले में हो जाएगा। अब छोटा मंत्र लेंगे, उसकी जगह महामंत्र ले लीजिए, थोड़ा लंबा हो, जिसके अंदर से ज्यादा ये अक्षर आ जाए, भाई सीधी बात है, मनुष्य तो लालच, अच्छा भैया ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाए, लंबा मंत्र। चलो 24 अक्षर का मंत्र बनाया, महामंत्र, गायत्री महामंत्र कर लो, गायत्री मंत्र का जप कर लो, महामृत्युंजय का जप कर लो, आप अपने इष्ट का जप, जो आपको पसंद हो, जो शक्ति चाहिए। मुझे हनुमान जैसी चेतना चाहिए अपने बच्चे में, बच्चा छोड़ दीजिए, मुझे अपने में चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन जिसके अंदर सर्विस क्या होती है, सेवा भाव क्या होता है, लगन क्या होती है, बुद्धिमता क्या होती है ना, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, ये प्रॉपर्टीज मुझे अपने चाहिए अपने अंदर। तो मैं क्या करूं, मैं हनुमान जी का भक्त बनूंगा। नहीं, मुझे शिवत्व चाहिए, कल्याण की भावना चाहिए, तो मैं शिव जी का भक्त बनूंगा। नहीं, मुझे मर्यादा मेरे जीवन में उतारनी है, मैं राम भक्त बनूंगा। नहीं, मुझे समस्त शक्तियां, देवी शक्तियां जगानी है, मैं दुर्गा का भक्त बन सकता हूँ। चॉइसेस है ना हमारे पास। नहीं, मुझे तो जो है ये देखना है कि धर्म नहीं चूकना चाहिए, बाकी सब हट जाए भले ही, तो साम दाम दंड भेद सब चल जाएगा, कृष्ण को फॉलो कर लो। किसी का दास बनना क्या होता है, किसी का सखा बनना क्या होता है, किसी के गुलाम बन के रहना क्या होता है, कृष्ण को देखो, तो आप तय कर सकते हो। अब उससे जुड़ने के लिए, आपको इस मीटिंग से जुड़ने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी ना, एक लिंक की जरूरत थी ना। आप जिस इंटरनेट से और मैं जिस इंटरनेट से अभी सिस्टम चला रहे हैं, वो किसी पासवर्ड से जुड़ा हुआ है ना। अगर वो ना पता हो तो जिस फ्रीक्वेंसी से जुड़ना है उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का पासवर्ड मंत्र है। उन मंत्रों में आप तय कर लीजिए आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है झमेला। आप तय कर लीजिए, अरे इतने सारे मंत्र हैं, कौन सा पकड़े, हमारे ऋषियों ने सारा काम करके दिया है, बोले महामंत्र ले लो, महामंत्र ले लो। नहीं साहब, हमें तो मंत्र वगैरह नहीं समझ, अरे गुरु है जीवन में, तो गुरु का कही हुई बात समझ लो, वो जीवन में उतार लो, जो भाषा अच्छी लगती है वो ले लो भैया। हाँ, संस्कृत से ये तय किया गया है, एक मैथमेटिशियन का ब्रेन, एक साइंटिफिक व्यक्ति का, जो म्यूजिशियन का ब्रेन, और एक संस्कृत का अध्ययन करने वाला, जब इन तीन ये जो अगर कहीं विभाग स्टडीज के, मैथमेटिक्स, म्यूजिक और संस्कृत, इनको जब पढ़ते हैं हम, तो दिमाग के ये सेंटर्स डेवलप देखे गए, कौन से सेंटर्स ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा के देखा, तो उन्होंने पाया सिमिलर ब्रेन पैटर्न्स निकल के आए। यानी अगर हम इन तीन में से किसी एक का अध्ययन करें तो डेफिनेटली फायदा होगा। और संस्कृत में तो अलग ही बहुत सारे फायदे हैं, तो आप करके देखिए। ये देखिए, बड़ा ऊ, लीवर, स्टमक, लोअर इंटेस्टाइन, इनके लिए जिम्मेदार है। और जिनको ये समस्याएं होती हैं, बच्चा कभी कभी बहुत ओवरवेट पैदा हो जाता है, बहुत हष्ट पुष्ट पैदा हुआ, अरे हष्ट पुष्ट पैदा नहीं हुआ, दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है। क्यों? आपको सरल सी बात बताते हैं। देखो, हष्ट पुष्टता किसे चाहिए होती है?
जिसे बहुत शारीरिक श्रम करना पड़े। शारीरिक श्रम आजकल कर ही कौन रहा है? आजकल की दुनिया में शारीरिक श्रम इतना कहाँ है? स्ट्रेस जब होता था पहले लोगों को, आज भी देखो स्ट्रेस तो पहले भी होता था, आज भी होता है भाई। पहले ये होता था कि हमें जंगली जानवर आके हमला कर देगा, कोई पड़ोस का ट्राइब आ जाएगा, कोई हमारे ऊपर युद्ध हो जाएगा, कहीं आपदा आ जाएगी, इस वजह से मुझे बचना है। तो उस समय पे व्यक्ति क्या करता है? व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस, क्या करोगे? फाइट या फ्लाइट? झगड़ोगे या भागोगे? फाइट या फ्लाइट मोड में क्या चाहिए शरीर का? हाथ पैर यूज होना चाहिए। तो ब्लड का सारा फ्लो कहाँ जाएगा? हाथ पैर में। तो हष्ट पुष्ट तो बहुत होगा व्यक्ति, लेकिन दिमाग, जिस शरीर के हिस्से को ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना है वहां ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। अब एक बात बताओ, लड़ने झगड़ने में और भागने में कोई दिमाग की जरूरत है क्या भैया? तुम्हारे ऊपर सडनली कुत्ता भौंक दे और तुम्हें कुत्ते से डर लगता हो, छोड़ो शेर की बात, तो या तो तुम उसको मारोगे या खुद को बचाओगे और भागोगे। कहानी थी ना, एक भालू आया और दो मित्र जा रहे थे जंगल से, एक तो पेड़ पे भाग गया, फ्लाइट। अब दूसरा सोचा यार मेरे को तो फाइट तो हो नहीं पाएगी, इतना बड़ा भालू है और भाग के मेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूं? तो उसने तीसरा रिस्पॉन्स ले लिया, फ्रीज। फाइट फ्लाइट या फ्रीज, वो सांस रोक के लेट गया, क्योंकि उसे पता था भालू को युद्ध करने में मजा आता है। भालू कभी किसी को मारता नहीं है और ना ही वो मांसाहारी है। भालू तो बस ये है युद्ध करना, उसे मल्ल युद्ध करना अच्छा लगता है। वो युद्ध युद्ध में सामने वाला मर जाता है, वो पटक के मार देता है। तो बोला मर जाओगे तो ये वैसे ही मरे हुए को कुछ नहीं करेगा, वो सूंघ के चला गया, मरेगा तो क्या मजा। तो फाइट फ्लाइट या फ्रीज। लेकिन फ्रीज, कभी कभी फ्रीज हम हो जाते हैं, कोई हम पे चिल्ला दे, घबरा जाते हैं, डर जाए तब घबरा जाते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन में। किसी भी ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स हम कुछ भी रखें, चाहे फाइट फ्लाइट या फ्रीज, हमारे दिमाग से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इसीलिए आप स्ट्रेस में होते हो, आपको सामने रखी चीज दिखाई नहीं देती, हम घबरा जाते हैं, इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। अरे सब समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है जीवन में, अरे मैंने फोन क्यों उठाया था, अरे मैं क्या कह रही थी, हो गई ब्रेन फॉग। ये क्या हुआ? ब्लड की सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तनाव था। प्लानिंग फेज में डॉक्टर्स कई बार कहते हैं, एक मेडिकल टर्म है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी। आप शारीरिक दृष्टि से ठीक हैं, आप मानसिक दृष्टि से कमजोर हैं, पहले जाइए अपना मन ठीक करके आइए। क्यों? अरे शरीर कितना, देखो शरीर का नियम देखो, धर्म देखो अपना निभा रहा है, इतना इंटेलिजेंट है कि माँ के गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पा रहा, ओव्यूलेशन हो रहा है, स्पर्म आ रहा है, लेकिन फ्यूजन नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बॉडी रिजेक्ट कर रही है। आप साधारण सा एग्जांपल ले लो, हम बीमार हो, बुखार हो, हमारा जबान का टेस्ट चेंज हो जाता है, आप हमें हमारा स्वादिष्ट भोजन करा दो, हम कर लेंगे क्या? टेस्ट ही नहीं आएगा हमें। ज्यादा खिला दोगे उल्टी हो जाएगी, अरे हमें नहीं खाना भैया, कुछ खाने का मन नहीं, अरे अच्छा पतला पतला पानी पी ले, दाल दलिएगा ताकि मरे नहीं तो और कमजोर ना हो जाए, तो इसलिए। नहीं तो वो शरीर कुछ लेना चाहता है क्या? अगर पाचन खराब हो तो तुरंत उल्टी कर देगा। तो सोचो, शरीर को पता है that what has to be rejected, and when it is at a certain disharmony it rejects, its very nature is like that। तो मैं एक महिला हूं, मेरे अंदर स्पर्म आया, एग से फ्यूजन हुआ लेकिन नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर के पास गई, गायनेकोलॉजिस्ट से मिली, उसने कहा देखिए सब ठीक है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, आप भी ठीक है, ओव्यूलेशन, मून साइकिल सब सही चल रहा है। फिर मैडम दिक्कत क्या है? आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, आप स्ट्रेस कम करिए। क्यों? शरीर कह रहा है आई एम एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू। आप जब स्ट्रेस में होते हैं कुछ नया ले पाते हैं क्या? नहीं, चाहे मानसिक शरीर स्ट्रेस में हो चाहे शारीरिक तनाव हो। इसी तरह से उस समय पे बॉडी मना कर देती है, आई कैन नॉट टेक, एज सिंपल एज दैट। इस टर्म को बोलते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी। अरे हम इनफर्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है क्योंकि जीवन में मन ठीक नहीं चल रहा, सारा खेल इसी का है। तो मंत्र उसी को ठीक कर रहा है, मन्नाथ त्रायते इति मंत्र। देखो, किडनी, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ट्रैक और जितनी यूरिनरी डिजीजेज हैं, सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स हैं, जो वोकल कॉर्ड की, इन सब का डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं? ये अक्षरों का ज्ञान है, ये पूरा अक्षर ज्ञान है। भगवान कार्तिकेय, मार्कंडेय भगवान का दिया हुआ, मार्कंडेय ऋषि का दिया हुआ, और कार्तिकेय उनके वो थे, तो उनका दिया हुआ ज्ञान ग्रंथ है हमारे इसमें बने हुए। आप ये अंग अंग बोल के देखो भी, अंग, आपको एक वेव फील होगी, करके देखो, ले लो 10-20 सेकंड, सांस लो और अंग का उच्चारण करो। आई होप यू कुड डू दैट। सांस जब लेके आप अंग का उच्चारण करेंगे, आपको एक वेव मोशन फील होगा, पूरा जैसे एक लहर चल रही हो, ध्वनि तरंगों में। ये विज्ञान है। मंत्र सिर्फ भगवान को रिझाने की चीज नहीं है, मंत्र तो उस शक्ति है, जो उस वो पासकोड है जो उस फ्रीक्वेंसी को खींच के आपके अंदर ले आता है। आपको गंगा अपने घर पे लानी है, आप गंगा का मंत्र करिए, गंगा की पवित्रता खींच के आपके अंदर आएगी, और उस बच्चे में भी जाएगी जो आपके जीवन में आपके गर्भ के माध्यम से आना चाह रहा है। बहुत सरल विज्ञान। और प्रेगनेंसी की फेज ना भी हो तो हमारे घर के आसपास के वातावरण के लोगों को भी स्पर्श करें, है ना।
तो इसीलिए ये सब संस्कार होते थे, जैसे मैंने पहले ही निवेदन कर दिया, गर्भाधान संस्कार। तो हमारे ऋषियों ने कहा इतना सब नहीं कर पाओ तो भाई जहां भी हो, अगर आप 85 टू 90 डेज की फेज यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा कर चुके हो, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये संस्कार कर लो, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, देखो पहले लोग क्या करते थे, एक सरल सी बात से समझ लो इसको। पहले लोग ये करते थे कि ये एक ना कम्युनिटी की टीचिंग का भी मेथड होता था, ओरिएंटेशन का भी मेथड होता था कि क्या, कि आपने सबको बिठाया, छोटे छोटे कस्बे होते थे, गांव होते थे, कम्युनिटीज होती थी, और 3 महीने का गर्भ होने के बाद बता दिया जाता था कि हमारे घर की बहू प्रेग्नेंट है। तो संसार समाज बधाई देने आता था। पहले भी पता हो जाता था क्योंकि ये गर्भाधान संस्कार भी होता था, तो कोई समझदार व्यक्ति बैठा के सबको समझाता था। बाकी जो यंग कपल्स हैं उनका ओरिएंटेशन हो जाता था। जो प्लानिंग फेज में आ चुका है, तो तय कर चुका है कि यस वी वांट टू हैव अ फैमिली नाउ, तो वो उसको ओरिएंटेशन देते थे, उसके माध्यम से बाकी सबको भी समझाते। फिर क्या हुआ, अच्छा भाई अब 3 महीने हो गए, अब सब इकट्ठे हो गए। और पुंसवन संस्कार का मेन उद्देश्य यही था, अब वो आत्मा पूरी तरीके से आके ठहर गई है गर्भ में, तो लेट अस वेलकम द न्यू सोल इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी एंड स्पेशली इन द फैमिली। और जब कोई नया व्यक्ति घर में आ चुका है, आप अभी अकेले नहीं सुन रहे इस सेशन को भी, गर्भ में ठहरा हुआ शिशु सुन रहा है ना, बिल्कुल सुन रहा है। जिन लोगों के साथ हम वन ऑन वन आगे तक यात्रा करते हैं, उनमें तो मतलब कई ऐसे लोग हैं, उनके बच्चे जब संसार में आए तो आवाज को पहचानते हैं अभी भी। अब तो बड़े भी हो गए, कई लोग 5 5 6 6 साल के हो गए तो उनके मामा बन गए, मामा बना दिया सब जगह पे, बढ़िया सा, हमें बढ़िया इतने प्यारे बच्चे मिल गए, क्योंकि वो पहचानते हैं आवाज को, अभी भी पहचानते हैं, उसी से संपर्क हो जाता है। गायत्री मंत्र कितनी बार सुना उन्होंने हमारे साथ बैठ के, तो उन्होंने गर्भ से ही हमें अवसर दिया अपनी सेवा करने का, कुछ दायित्व रहा होगा, कर्म रहा होगा पुराने जन्म का, इसलिए हम जुड़ गए उनके साथ। तो अब आप देखो, और उसमें तो मतलब इतनी जबरदस्त चीजें होती हैं। एक माँ थी, उसको ये था, जब उसे पता लगा कि भाई पोस्टमार्टम सिंड्रोम सुना होगा आपने, जन्म देने के बाद 9 महीने की लंबी यात्रा के बाद माँ जो है परेशान हो जाती है कि अरे यार इसके बाद थोड़ा थकान तो आएगी ना शरीर में, नारी का शरीर भी तो थकेगा, तो उस आएगी कि सपोर्ट मिले, सब मिले, कितना भी हो जाए, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कौन कितना ध्यान दे लेगा। तो बड़ा थकान आ जाती है, एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो उसमें एक चीज बड़ी वो होती है इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो ये है कि रात में बच्चा बहुत बार जगाता है, और उस वजह से माँ थकी होती है, तो रात रात भर जागना, फीड करना, ये सब। तो एक हमारी शिमला में डॉक्टर है, मतलब प्रोफेशन से डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, वो जब गर्भ संस्कार क्लासेस लेती थी हमसे, तो उसने हमने कहा बच्चे से संवाद करो, और तुम बच्चे को जैसा संवाद करोगे वैसा, यहाँ तक कि जेंडर भी बच्चा अपना बता देगा। अपने देश में जेंडर रिवील करना वो नहीं है लीगल, लेकिन ऐसे केसेस, ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं जहाँ माँ बाप ने बचपन पहले ही पता कर लिया। मुझे पूरा यकीन है ये है, और मैंने इसके साथ, ऐसा नहीं है कि मैं इंट्यूटिव सेंस में कह रही हूँ, मैंने संवाद करके इससे पूछा है, मैंने ध्यान की गहराई में पूछा है, मैंने स्वप्न में देखा है, और ये बेटा ही होगा या बेटी ही होगी, और वो वैसा ही होगा। तो ये जो है हमारी डॉक्टर, नाम नहीं लेंगे, इनका क्या है, इसका बेटा है पुरंजे, अभी हो गया 6 साल का, 5 6 साल का। तो पुरंजे जब आने वाला, पुरंजे होता है भगवान शिव का नाम, पुरंजे जब आने वाला था, तो इसने कहा बेटा मैं आपका नाम ये रखूंगी, क्योंकि मुझे तो पता लग गया आपके साथ संवाद करके कि आप नर शरीर में आ रहे हो, तो जो है सोल कन्वर्सेशन में, नर संवाद में। और मैं ये चाहती हूँ कि हम जो है खूब खेलें कूदें मस्ती करें, बस रात को जो रात रात भर जागेंगे तो दिन में खेल नहीं पाएगी मम्मा आपके साथ। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम रात को आराम से सोएं और सुबह आराम से उठें, और सुबह उठे जब फ्रेश उठें 5 6 बजे जो भी समय, लेकिन उसके बाद फिर हम पूरा मस्ती करें साथ साथ। और वो बताती है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है कि भैया इस लड़के ने मुझे एक रात नहीं जगाया, कुछ नहीं। आप अपने बच्चे के साथ जितना सुंदर कम्युनिकेशन अभी करेंगे ना, स्पेशली जो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में चल रहे हैं, आप जो पहन रही हैं, बच्चे से पूछ के पहनिए, क्या दिक्कत है, आपके साथ बच्चा है, अभी घर में ही तो छुपा हुआ है, आप ये मानो आपके आसपास है, मानो क्या है भी, लेकिन जैसे फिजिकली बाहर नहीं है बस। लेकिन अगर आपका बच्चा भी आपसे बात कर सकता है, जवाब दे सकता है उस भाषा में जो आप और हम समझ रहे हैं, तो आप नहीं कहते अच्छा बेटा आज खाने में क्या खाएगा, अच्छा बिटिया बता आज कहाँ घूमने चले। तो आप जब वॉक करने जा रहे हो रात को, चलो वॉक पे चलते हैं, आप अकेली थोड़ी जा रही हो, चलो पति नहीं है आपके साथ फिलहाल, या कोई नहीं है, आप अकेले वॉक पे जाना चाह रहे हो नीचे गार्डन में, सोसाइटी में, या कहीं भी, तो क्या आप बच्चे को नहीं लेके जा रहे हो, क्या अकेले थोड़ी हो उस समय। चलो चले, ऑफकोर्स प्लानिंग फेज वालों के लिए थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन जो कंसीव कर चुके हैं वो लोगों को तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए दैट यू आर ऑलरेडी टू राइट नाउ। तो आप हर कार्य में उसको इन्वॉल्व करो ना, और जितना इन्वॉल्व करोगे ना अभी से, उतना आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, टू वॉट एवर एक्सटेंट यू वांट। क्या पहने, क्या बनाए, क्या खाएं, क्या देखें, क्या पढ़ें, अच्छा चल देखो कहानी सुनाती हूँ। और अपना एक वो बना लो सुंदर सा जर्नल, जिसमें आप जो है अपने महत्वपूर्ण पलों को लिखो,
आज बच्चे ने करवट ली, आज बच्चे ने किक मारी, आज बच्चे ने ये किया। हम्म, ये सब आपको देखना चाहिए। इसका आप जब वो लिखना शुरू करेंगे थोड़ा, तो इसी के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि 3rd मंथ पे गर्भ पुंसवन संस्कार कर दो, गर्भ संस्कार भी कह सकते हो उसको, और उसमें सबको अनाउंस करो। और ये जिम्मेदारी कि अब भैया इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना बच्चे का, छोटे से साइंटिफिक फैक्ट से समझ लो क्या डेवलपमेंट हो रहा है। 2nd ट्राइमेस्टर की माताओं को देखना चाहिए बच्चे का ब्रेन सेल्स का मल्टीप्लीकेशन रेट पता है क्या है? 2nd ट्राइमेस्टर में जो आप लोग हैं, 2.5 लाख सेल्स पर मिनट, 2.5 लाख सेल्स पर मिनट की रफ्तार से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और 3rd ट्राइमेस्टर में ये 5 लाख हो जाता है। 8 महीने के गर्भ का जो बच्चे का ब्रेन होता है ना, वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड जैसा होता है, ऑलरेडी उतना डेवलपमेंट हो चुका होता है, सारी सोशल लर्निंग पहले हो चुकी होती है, कॉग्निटिव सेंस डेवलप हो जाता है। कॉग्निटिव सेंस मतलब पहचान करना, भेद करके पहचान करना। जैसे मान लीजिए अगर हम आपके आसपास हैं और हमारी आवाज से आप परेशान हो जाते हैं, या हमारी उपस्थिति से आप तनाव में आ जाते हैं, हम बार बार आपको कुछ टोकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि आप परेशान होकर दुखी हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, तो ऐसे में बच्चे को वो हर्ट फील होने लग जाता है। 3rd ट्राइमेस्टर में तो इमोशन सेंटर्स बहुत डेवलप हो जाते हैं, इसलिए उसे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली समझ में आते हैं कि सैड माई मदर इज, मतलब वो नाम दे पाए या ना दे पाए, लेकिन उसे भाषा भले ही ना समझ में आ रही हो, लेकिन उसे वाइब्रेशन समझ में आ रही है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है। तो वो माँ दुखी है तो दुखी है, माँ प्रसन्न है तो प्रसन्न है। इसलिए 3rd ट्राइमेस्टर में एक और संस्कार हुआ जाता था पहले, सीमांतोनयन संस्कार। तो 3-3 महीने के गैप से संस्कार करते थे। सीमांतोनयन संस्कार क्या होता था? 6 महीने पूरे होने के बाद सीमांतोनयन मतलब बाल बनाना, लिटरली उसका मतलब ये कंघी उठा के बाल केश काटना, और उस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बाल बनाता है। ये टोकन है, एक सिंबॉलिक वो है। उसका मतलब क्या हुआ कि इवन अ स्मॉल वर्क लाइक दिस, तुम्हें तुम्हारे बाल बनाने हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा परिवार उसे खुश रखता है। आजकल हम क्या करते हैं? गोद भराई हो रही है, गोद भराई में क्या हो रहा है? डीजे पे डांस हो रहा है, वो खूब सारे जो है अपना फैशन परस्ती हो रही है। अरे वो थोड़ी था उसका मतलब, सब फैशन शो हो रहा है और इतना वो सब चल रहा है, और ऐसा सज रहे बैठा बैठ रहे हैं, और वो बना दिया उनको, राधा कृष्ण बना दिया, और उनको कुछ यहाँ तमाशा लगा। ये था कि हम बैठे और समझें कि अरे अब इस बच्चे के इमोशन सेंटर्स इतने डेवलप हो गए कि घर का व्यक्ति अगर इसके आसपास आकर, माँ के आसपास आकर, बच्चे के आसपास आकर अगर ऐसा वातावरण बना रहा है जिससे तनाव हो रहा है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उस व्यक्ति की गोद में जाते ही समझ जाएगा कि दिस इज द सेम पर्सन, जाएगा ही नहीं, उसकी आवाज सुनकर रोने लगेगा। फिर हम कहेंगे अरे बेटा बच्चा रोता है बड़ा, किसी की गोद में नहीं जाता। अरे वो जो किसी की गोद में नहीं जा रहा, उनका देखो जरा व्यवहार क्या था, घबराहट है उसके मन में, डर है कि ये लोग तनाव पैदा करते थे। जब मैं गर्भ में शांति से बैठा था, ये आते थे पास में और चिल्ला के चले जाते थे, ये शोर में चले जाते थे लेके मुझे, तो डरता है वो शोर से। कुछ लोग देखो, बच्चे बच्चे इंट्रोवर्ट हैं हमारे, बाहर जल्दी से नहीं घुलते मिलते, ये पेरेंटिंग में दिक्कतें आती हैं। हम तो पेरेंटिंग क्लासेस लेते हैं ना, तो वही समझ में आता है कि देखो इनका गर्भकाल क्या रहा था, अन्यायपूर्ण, नासमझी से भरा हुआ। अरे जब तुम बाजार में ले जाके बच्चे को शोर में इतना ले जाओगे, आप कभी शोर से आओ तो कई बार नहीं होता, अरे यार अब हमें कहीं नहीं जाना, 10 दिन हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, हमें तो भैया कहीं जाना ही नहीं, कोई पवित्र स्थान पे भी नहीं जाना क्योंकि वहां भीड़ होगी, हमें शांति से अपने घर बैठ के हम पूजा पाठ कर लेंगे। ये क्या हो रहा है साहब, क्यों क्यों नहीं जाना चाह रहे? आप इंट्रोवर्ट हो गए क्या? अरे फेडअप हो गए यार, इतना शोर, इतना मतलब हमारे साथ तुमने गड़बड़ मचा दी, तब हम क्या करें? इसीलिए 3rd ट्राइमेस्टर में प्लीज अवॉइड गोइंग टू लाउडर प्लेसेस, और प्लीज इवन अवॉइड योरसेल्फ सराउंडेड, बीइंग सराउंडेड विद लाउडर थिंग्स। बहुत तेज म्यूजिक चलाना, बहुत शोर शराबा करना, बर्तन भी गिरता है ना हाथ से तो भी बच्चा घबरा जाता है, तेज बर्तन गिर जाए, छोटे बच्चा कैसा, कुकर की सीटी बज जाती थी, आप देखो यंग किड्स जो होते हैं 1-1 2-2 महीने के जन्म लेने के बाद कैसे रोने लग जाते हैं, कुकर की सीटी सुन के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सडनली बेल बज जाए तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। गर्भ में तो और ज्यादा हो रहा होगा। पहले उसे हमारे मतलब माँ के गर्भ में, जो माँ के शरीर में जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, ब्लड का फ्लो तक सुनाई देता है बच्चे को, माँ की हार्ट बीट सुनाई देती है, इतनी शांति है वहां पर, वहां थोड़ी थोड़ी आवाजें सुनाई देती हैं, वो अपनी एमनियोटिक फ्लूइड में ढका हुआ है, उसको वो सुनाई दे रहा है, पूरी प्रक्रिया उसकी चल रही है। इसे परम शांति से होना चाहिए। फायदे से तो हमें किसी एकांत स्थान पर जाके बच्चे को जन्म देना चाहिए, जहाँ सिर्फ वो लोग हों जो हमें समझते हो और सात्विकता को मेंटेन कर सकते हैं। वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए पहले माँ के घर भेज देते थे, माई के जाओ, माँ के घर अपने दिल का हाल रख लोगे, फिर ऐसा थोड़ी है कि वो जिम्मेदारी निभाएं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी की हम नहीं उठाएंगे, ये बेकार की सोच है ये सब बेटिया। ये होता था कि तुम अपनी माँ अपनी सखी की तरह हो गई। अब माँ भी उस दौर से गुजरी थी जब तुम्हें जन्म दिया था, अब तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें सही सीख भी दे पाएगी और अच्छे से रह भी पाएगी, तुम्हें याद भी आएगी, चलो तुम माँ के घर। पति बार बार आके मिल जाता था, शुभ चिंतक आके खबर ले जाते थे।
अब हमने उसको बना दिया सामाजिक रीति में, तो ननिहाल में पैदा इसलिए होगा कि हम कौन खर्चा उठाए लो। अब इतनी घटिया चीजों का क्या कोई समाधान है क्या? पर आप लोग समझदार लोग हैं इसलिए इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं। बहुत सुंदर बनाइए अपनी प्रेगनेंसी को, है ना। प्रार्थना में बड़ा बल है, प्रार्थना में बड़ा बल है, प्रार्थना में बड़ा बल है। प्रार्थना से ऊंची कोई शक्ति हमें तो आज तक मिलेगी। और आप अभी प्रार्थना कर दो ना, आप आखिरी सप्ताह में हो अपनी प्रेगनेंसी के, और करवाना पड़ रहा है सी सेक्शन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन तो डॉक्टर ने दिमाग में बिठाया है, पर वो आप सुरक्षा कवच दे सकती हो कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने सामने वाले योद्धा को देख के कह दिया, आज भैया इसको मैं नहीं हरा पाऊंगा। अर्जुन चल। अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो, आप भगवान हो के योगेश्वर हो, कैसी बात करते हो? अरे ये नहीं हारेगा आज, इसकी माँ का आशीर्वाद है और उसका हम सम्मान करते हैं, इसलिए इसको इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिला हुआ है, ये हमसे नहीं हारेगा। तू चल, फालतू मार खाने का कोई मतलब नहीं। रण छोड़ दिया किसी ने, क्यों? माँ के आशीर्वाद के साथ। अरे बड़ी शक्ति होती है आपके पास, बहुत ब्रह्मांड की शक्ति है, भगवान भी उसे पूछता है। तो इसलिए अपने आप को असाधारण मत मानिए। हमारे यहाँ गर्भवती महिला को प्रणाम किया जाता है देवी के रूप में, वो सृजन कर रही है। अपने महत्वता को जानो, गुरुदेव कहते थे अपना मूल्य पहचानो और विश्वास करो अपने ऊपर, तब देखो अपना तुम क्या क्या वैल्यू है तुम्हारी। तो अभी इस समय तो इतनी बहुत सुंदर और पायस स्थिति में हो, तो इसलिए उस चिंतन को जितना गहरा करके एब्जॉर्ब कर लोगे ना, अपने अंदर उतार लोगे, उनको तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कहते कहते कई बार। तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा कि अरे यार मैं तो खुद को साधारण मत समझो ना। मनुष्य असाधारण प्राणी है, पति होने के नाते भी, एक मेल पार्टनर होने के नाते भी बहुत असाधारण योगदान है हमारा। इट इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, नो प्लीज, इट इज मच वे बियॉन्ड दैट। पिता का तो जन्म तो पहले हो रहा है, उसका वर्ण तो पहले हो रहा है, वो तो पहले अपने आप को पवित्र बनाए। कोई खुद ही हमारे अंदर मक्कारी होगी तो कोई मक्कार आत्मा आ जाएगी, फिर वो पैदा होकर उदंडता करेगी, फिर हम कहेंगे कहाँ से राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में है ना। तो जो जीवात्मा को हम बुलाना चाह रहे हैं, और देखो जितनी महंगी चीज लानी होती है उतना ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हो कि नहीं? आपको बड़ी महंगी गाड़ी खरीदनी थी, कॉलेज डेज से आप प्लान करके बैठे हो, पूंजी जोड़ रहे थे कि नहीं? छोटा बच्चा ज्यादा महंगी मिठाई लाना चाहता है तो गुल्लक में पैसा ज्यादा जोड़ता है कि नहीं? भैया ऊंचे स्तर की आत्मा लानी है तो ऊंची मेहनत करनी पड़ेगी। सीधा गिव एंड टेक है नेचर का, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे ही एक्सीडेंटली, हाँ चलो भैया मौज मस्ती में माँ बाप बनना है, तो मौज मस्ती वाले माँ बाप आज क्या रो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, पूरी सोसाइटी खराब हो रही है, कोई किसी को नहीं संभाल पा रहा। 15 साल के होते होते तो बच्चे कहते हैं माँ बाप से, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, नमस्कार, हमें पैदा करके तुमने क्या एहसान किया। फिर ऐसे विघटन होता है शरीर परिवारों में। वो डैमेज से हम आज बच सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं, और अच्छी संतान संसार में आएगी तो मदालसा जैसा कंट्रीब्यूशन भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके माध्यम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, हमारा सामाजिक ऋण है। समाज ने हमें इतना कुछ दिया तो उसके प्रति ऋण होने का एक अच्छा माध्यम है। तो सोचिएगा इस बारे में। टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स काफी ज्यादा हो गया, तो आई होप इट मेड सेंस। और आपके कुछ प्रश्न हो विशेष रूप से तो बताइए, आपके जीवन के जिस पड़ाव पर आप हैं, कंसीव हो चुके हो नहीं हो चुके हो, एंड ऑल दिस यू कैन थिंक अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑल्सो। आप अपने आध्यात्मिक यात्रा की दृष्टि से भी सोचेंगे तो एवरीथिंग इज वेरी मच एप्लीकेबल। करना चाहिए, प्रार्थना जरूर करिए, जप नाम जपिए, आप जो इष्ट को चाहते हैं उसका नाम देखिए मंत्र में विधान होता है कि पवित्रता और ये सब होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, हम नहाए हुए हों, हम पवित्र स्थान पे बैठे, ये सब मंत्र की शर्तें हैं, नाम की शर्तें नहीं है। नाम जब तो तुम अपने गुरु को याद करते रहो। हम शौच में बैठे हैं और मृत्यु आ गई, काल आ गई, तो क्या हो गया? शौच में बैठे बैठे भी नाम जप करो। कब कब आ जाएगा काल किसी का कुछ पता थोड़ी है। तो भगवान का नाम तो हमेशा लेते रहो, जब समय मिले लेते ही रहो, लेते ही रहो, राम 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 करते रहो, मन उस दिशा में लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो। अरे बिना मन की इच्छा के भी हो जाएगा। अग्नि के अंदर जलाने की शक्ति है, टच करोगे जलाएगी, दहन शक्ति है ना, दाहक शक्ति उसमें। ऐसे ही नाम में तारक शक्ति है, तारेगा ही तारेगा। बेमन से करोगे तो भी असर करेगा, मन से कर लोगे तो और अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी होता है मन जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है, संतों ने भी कहा है। ऐसे में मन को बचाओ, इधर उधर ऊट पटांग चीजों में वेस्ट मत करो अपनी ऊर्जा को, और करते रहो भगवान का चिंतन। नाम जप का मतलब क्या हुआ? डिवाइन थॉट प्रोसेस हमारा रहे, बायस हमारी चिंतन रहे, अच्छी किताबें हों, अच्छे लोग हों। वो संस्कार यूं पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है, सारी करी हुई मेहनत बेकार कर देता है। इसलिए थोड़ा सोचिए, और इस समय तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ विशेष रूप से माँ और पिता भी अगर आसपास रहते हैं हमेशा, तो जो परिवार सोच रहा है ना वही बच्चा सोच रहा है, वैसी सोच उसकी बन रही है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कहावत है ना अंग्रेजी में।
सेम पंख वाले जो पंछी हैं वो साथ साथ रहते हैं, वैसे ही सेम सोच वाले लोग भी साथ साथ रहते हैं। आप जैसी सोच रखेंगे वैसे उसकी बन जाएगी। जो बनाना है आज बनाना शुरू कर सकते हैं। जीवन आपका खुशमय हो, सुखकारी हो, ऐसी प्रार्थना। कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? चैट विंडो पे लिख भी सकते हो या फिर बोल के भी पूछ सकते हो। कुछ लोग सेकंड प्रेगनेंसी में भी हैं, तो वो लोग भी इम्प्रूव करें, है ना। ठीक है, एक रेगुलर मैसेज, प्राइवेट मैसेज आया है, लेकिन वो दैट इज अबाउट लॉगिंग ऑफ। ठीक है। हम्म। है कोई प्रश्न? अदरवाइज हम बाद में, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप पे संदेश आ ही चुका है, तो मेरा नंबर आपके पास है, वी कैन ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड फॉर एनी हेल्प एंड असिस्टेंस। तो आप पूछ ही लीजिएगा, अगर इस पल में नहीं तो व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जा सकती। ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि अभी कोई प्रश्न नहीं है या पूछने की स्थिति में नहीं हो, तो इन बोथ सिनेरियोज फिलहाल फिर विराम लेते हैं, शांति पाठ की ओर चलते हैं। आपकी यात्रा मंगलकारी हो और आपके माध्यम से श्रेष्ठ सृजन हो, ये शुभकामनाएं। पूर्णिमा है कल, ऐसे मौकों पर जरूर खुद को और ज्यादा समय दीजिए। जब फुल मून है तो मन अपना भी संभले, बच्चे का भी संभले। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है, संत कबीर को समर्पित, है ना, तीसरी पूर्णिमा है ये साल की। नवरात्र जब आते हैं चैत्र के, तब हनुमान जयंती थी, तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब हम इस पे आए, अगली गुरु पूर्णिमा आएगी। यहाँ से अच्छे अच्छे अनुष्ठान करिए, मंत्र की शक्ति को यूज करिए, अनुष्ठान करिए, ज्यादा से ज्यादा समय अपना श्रेष्ठ महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ने में लगाइए। आपको एक बात याद आ गई, वो बताएं, थोड़ी सी छोटी सी। एक हमारे परिचित हम हैं यहाँ पर लखनऊ में, उनके जो बेटी है, पहली संतान, वो तो 17-18 साल की हो गई या ज्यादा, शायद लॉ पढ़ रही है वो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 साल पुरानी, 7-8 साल पुरानी घटना, 2016 की था। तो उनसे हम परिचय पे आए 16 में। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका जो बेटा है बड़ा नटखट है और अलग है इसका व्यवहार। इनके पापा तो एकदम भोलेनाथ के भक्त और एकदम भोले हैं, इतना ही सेवा भाव है, उनकी कपड़ों की छोटी सी दुकान है, खूब सेवा करते हैं। अब वो, ये इतना उद्दंड है, ऐसा क्यों? और आपकी बेटी भी शांत स्वभाव की है, ये आपसे थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन आप पर भी इतना नहीं गया है, आप भी इतने, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप भी शालीन स्वभाव के हो। इसका बड़ा नटखटपना है, लेकिन ऐसा क्यों? तो बहुत बहुत हंसी जोर से। मैंने कहा, क्या हुआ? बोले, आपको क्या बताऊं, जब मेरी बेटी का जन्म होना था और हो गया, तो मैं अपने, डेफिनेटली फर्स्ट बर्थ के समय पति और वही सब इर्द गिर्द, सारा हमारा विचार पति के इर्द गिर्द घूमता है ना। तब तो ये बचिया हुई, तो मैंने कहा यार, ये तो बिल्कुल गौ माता जैसी हो गई, अपने बाप की तरह। अब अगर मैं सेकंड टाइम कंसीव करूंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं वो दमखम वाला दबंग स्टाइल बनवाऊंगी। अच्छा भैया तो बोले, हमारे चाचा ससुर जो है वो बड़े लठमार स्टाइल के दबंग, कहीं भी झगड़ा कर लेना छोटी छोटी बात पे, ये वो। हमने उनकी फोटो लगाई अपने सामने, और, और हमारे लड़का भी हुआ, और हुआ भी हमारे, मतलब ये अपने दादा पे गया है, छोटे दादा पे। ये हमारे माँ बाप, अपने माँ बाप पे नहीं गया, उन पे ज्यादा गया। ये विज्ञान था ना, पहले की तस्वीर लगाई जाती थी, महापुरुषों को पढ़िए, महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, उन उन इष्ट की, उन गुरु की तस्वीर को देखिए रोजमर्रा में बैठ करके, इनकी चेतना का अंश, इनकी प्रॉपर्टीज मेरे अंदर आ रही है, मेरे बच्चे के अंदर आ रही है। ये हनुमान का चित्र लगा हुआ है, तो सिर्फ चित्र नहीं है, हनुमान की चेतना उस चित्र के माध्यम से, उनकी मूर्ति के माध्यम से हमारे अंदर स्थापित हो रही है। थोड़ी देर बैठ कर ये छोटे छोटे ध्यान करिए। और हाँ, हमने आपसे निवेदन किया था, अच्छा याद आ गया, कि कुछ टिप्स भी आपको बता देंगे। एक एक चीज टिप जरूर ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फेज में हो। मन उतार चढ़ाव से रोज गुजरता है, हम सबका गुजरता है। एक प्राणायाम सीख लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ, और जितने उन्होंने किया है उनके लिए सार्थक हुआ है, अब तक तो हजारों लोग हुए ऐसे। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ये है कि आराम से बैठिए, इनहेल नाक से करिए, एक्सेल मुंह से करिए। जब भी कोई मन विचलित हो, कोई ऐसी बात हो, क्योंकि मानवीय मन है, कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, कभी ये फियर आ सकता है कि अरे यार, लास्ट माइल इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट, अब मेरा बच्चा सब सही सकुशल तो होगा ना, है ना। डॉक्टर ने कभी कोई बात कह दी हल्की सी, तो उसके माध्यम से हो जाता है। और प्लस ये तो अभी इतना कम समय है, नहीं तो मुद्रा का इतना विज्ञान है कि छोटी छोटी चीजों से, हैंड जेस्चर से ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, और बच्चे की स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हो। फूड के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे का, अच्छा विशेष रूप से अपना जो है ना, थायराइड और शुगर लेवल को इंश्योर करिए कि ठीक रहे, क्योंकि इनका फ्लक्चुएशन बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे असर डालता है। तो माँ को ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए फिजियोलॉजिकली भी।
और एक प्राणाकर्षण प्राणायाम जरूर करिए। उस प्राणाकर्षण क्रिया है क्या, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेट के रात को सोते समय जरूर करिए, बस आराम से। चाहे प्लानिंग फेज में ही हो, आपको अच्छा रहेगा अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी, सांसारिक के लिए भी। जैसे बैठ गए, लंबी गहरी सांस भीतर खींचनी है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दी। छोड़ने में प्रेशर नहीं लगाना, अपने आप धीरे धीरे निकल रही है। करना क्या है, भाव, ये तो क्रिया है। क्रिया के पीछे बिना, जब बिना भाव के करेंगे तो क्रिया अधूरी है। क्रिया के पीछे भाव ये जोड़ना है, इंटेंशन, भाव, कि मैं दिव्य प्राण अपने भीतर खींच रही हूँ, मेरे गुरु से, मेरे इष्ट से, या ब्रह्मांड से यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर आ रही है। और जब मैं एक्सेल कर रही हूँ तो यही जो मेरे अंदर का तनाव है, परेशानी है, दूषित विचार है, या तबीयत खराब है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है, वो मुझसे बाहर जा रहा है और दूर होके सूर्य भगवान में ही विलीन हो रहा है, उनकी ऊर्जा से जाके भस्म हो रहा है। ऐसा भाव करो। ऐसा भाव करते हुए इनहेल और एक्सहेल, बस कितनी बार, 8-10 बार। अगर आपको ये लगे दिन में 4 बार कर लो, 10 बार कर लो, इसमें कोई पवित्रता और इसकी आवश्यकता नहीं है कि हमें जो है नहा धो के ही करना है, एक स्थान पे बैठ के ही करना है। बस कहीं भी गुस्सा भी आ रहा हो, चिड़चिड़ापन भी हो रहा हो, बैठ जाओ, 8-10 बार करोगे, 1 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा क्या लगेगा। 1-2 मिनट में आप देखेंगे रिकैलिब्रेट कर लेगा मन खुद को। ब्रेन की दृष्टि से इसे कहें ना, आप सोचेंगे मेडिटेशन है, माइंड का खेल है, नहीं, ब्रेन की दृष्टि से भी डॉक्टर्स कहते हैं, ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात को समझ चुके हैं। ब्रेन क्या कर रहा है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर रहा है इमीडिएटली, जैसे कुछ आया, जैसे कुछ आया। तो ब्रेन तो फास्ट प्रोसेस करेगा, जितना उतना जीवन की रक्षा हो पाएगी, इसलिए ब्रेन फास्ट प्रोसेस करता है। लेकिन जब हम ब्रेन को थोड़ा सा गैप दे देते हैं, थोड़ा सा रुक जा भाई, एक पॉज ले ले, तो ये पॉज हमने दे दिया, तो प्रतिक्रिया होने से पहले हमने अगर ये पॉज देना सीख लिया, जो इतना आसान है देना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो उल्टी गिनती गिनते हैं 100 से 1 तक, गुस्सा आ रहा है, हड़बड़ी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो कुछ लोग उल्टा चलते हैं, रिवर्स वॉकिंग करते हैं, पर इस सब से उतना लाभ नहीं हो रहा ना। हम क्यों नहीं चेतना को इतना अंदर खींचे और दूषित प्राण को छोड़ दें, विचार हमारा शुद्ध हो जाएगा, चेतना नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ताकत आ जाएगी। तो ये प्राणाकर्षण क्रिया के माध्यम से खूब पावरफुल हो जाएगा। और बच्चे के साथ गर्भ संवाद, यानी गर्भ संवाद कोई स्क्रिप्ट नहीं है, प्रार्थना की कोई वो होती है क्या भाषा, कि भैया प्रार्थना क्या करें बताओ। अरे भैया तुम्हारे मन से प्रेम आना चाहिए, बस बच्चे को इन्वॉल्व करो हर चीज में। एक प्रश्न भी आ गया है इस बीच कि I am about to complete my second trimester. I am working, trying hard to adopt all the good practices, spiritual practices, but deficit of time is not aligned. टाइम की बेटा, मैं आगे का प्रश्न पढ़ता हूँ, हो सकता है कुछ और बात हो, पर यहाँ पर टाइम तूने बात करी ना, टाइम मतलब क्वालिटी टाइम होता है। आपको सिंपली, जैसे मैंने कहा ना, ये 1-1 मिनट के तू 8-10 बार जगह निकाल ले दिन में, कभी भी कहीं भी बैठी बैठी, ऑफिस की चेयर में बैठी, 1 मिनट का टाइम मिला, आराम से सांस ले ले, ब्रीद। तू किचन से काम करके बैठी है, एक बार बैठ जा चेयर पे, बस वहीं बैठ जा, 2 पल के लिए बैठ जा, सांस ले, थोड़ा पानी पी, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, नारियल पानी वगैरह पीते रहो। इम्यूनिटी फ्लूइड जो होता है बच्चा, जिससे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका ये यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम सब उसी से डेवलप होता है। इम्यूनिटी फ्लूइड होता है जिस थैले में बच्चा है, उस थैले और बच्चे को शॉक एब्जॉर्ब से बचाने के लिए प्रकृति एक पानी की जेल शेप्ड रचना क्रिएट करती है, उसको इम्यूनिटी फ्लूइड कहते हैं। इसका काउंट, इसी को वाटर बर्स्ट कहा जाता है, इसका काउंट होता है 8 से 15 के बीच में, हेल्दी काउंट। 8 से नीचे आता है तब डॉक्टर बताती है, इंडिया में डॉक्टर्स इतना बताते नहीं है, और वैसे भी क्योंकि इसका रेंज जब नीचे आता है तभी बताया जाता है। और हाई में भी बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, 20 से ऊपर जाता है, 22 तक जाता है तो अर्ली वाटर बर्स्ट हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी 9 महीने नहीं ठहर के 8वें महीने पे ही अर्ली प्री मेच्योर हो गया, फिर उसको उसमें एनआईसीयू में रख रहे हैं बच्चे को, फिर वो सब करना पड़ता है। नहीं, बच्चा जितना ज्यादा पूर्ण अवधि तक रहेगा गर्भ में, उतना ज्यादा विकास होगा। जो डेवलपमेंट यहाँ है वो बाहर नहीं हो सकता। कोल्ड स्टोरेज में सब्जी नहीं उगा सकते जो प्रकृति उगाएगी, वही बात। ठीक है। तो समय का मतलब ये नहीं है बेटा कि बहुत ज्यादा तुम्हें बैठना है, समय का मतलब है चिंतन। बस बैठ गए, ऐसे बैठ गए, भगवान को याद कर लिया, गुरु को याद कर लिया। अच्छा, नहीं है हमारे जीवन में गुरु, हमें भगवान में आस्था नहीं है, या हमारे अंदर अपनी इतनी भावना नहीं जागी। अरे पंच महाभूत से शरीर बना है, प्रकृति चल रही है, भगवान का मतलब ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर, एक्रोनिम है ये तो, 5 एलिमेंट्स, इससे शरीर बना है, साइंस में पढ़ा है। अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, इन 5 एलिमेंट्स को याद कर ले। तो मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन रहा है, पूरे दिन में प्रोटेक्टेड हूँ, नो स्ट्रेस इज हार्मिंग मी एंड माई चाइल्ड। अरे वाइब्रेशन तो छोड़ो, द यूनिवर्स इज सेइंग शो मी अ न्यू वाइब्रेशन, आई विल गिव यू अ मैजिकल एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस देने को तैयार बैठा है। हम वहीं बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, अरे कुछ करेंगे तो होगा ना। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो क्वालिटी टाइम। और बच्चे के साथ, सुन आज यार ऑफिस में बहुत काम है, बच्चे से बात करना, जी खोल के बात कर, पागलपन थोड़ी है ये। हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, हमारे साथ है, बस वो बाहर अपने थैले में नहीं टांग रखा। आजकल लोग थैले में टांग लेते हैं ना, कंगारू पाउच की तरह, हमने यहाँ थैले में टांग रखा। ठीक, सुनना आज ऑफिस में बहुत काम है बच्चे,
तो मम्मा तेरे साथ थोड़ा कम बात कर पाएगी, शाम को खेलेंगे, मैं आपसे ऑफिस कर लूँ, फिर तेरे को ड्राइव पे लेके चलूंगी। बस क्या मजेदार बात हो गई। बच्चा कौन सा दिन भर कह रहा है मेरे से बैठ के बतियाओ। तो क्वालिटी टाइम बता। ये डेफिशिट ऑफ टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम। संबंधों में दिन दिन भर लोग साथ रह लेते हैं तो भी चिड़चिड़ करते रहते हैं, वो तो साथ रह के भी बेकार है। और कोई प्यार से पूछ ले तुम्हें 2 पल तुम्हारे साथ रह के कैसे हो, बस दूर भी बैठा हो तो भी, तुम्हें हमारी याद आ गई, हमें तुम्हारी याद आ गई, संबंध अच्छा हो गया। इसलिए इट इज मोर अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ टाइम। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। ऑफिस संभालो तो घर और बच्चे के लिए टाइम कम रह जाते हैं। नहीं, अलग नहीं है। घर बच्चा ऑफिस जीवन तो हमारा एक ही है बेटा, ये तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो हम एक को सेक्रीफाइस करें दूसरे की कॉस्ट पे, ये ठीक नहीं है। सबको सम्मिलित कर दो। ऑफिस को घर में ले आओ, घर को ऑफिस में ले आओ, थोड़ा बहुत तो लाना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम में अब तो आदत भी हो गई है कोविड में लोगों की, ऑफिस जाना भी पड़ रहा है तेरे को, तो भी अरे ऑफिस मेरे घर को चलाने में मदद कर रहा है ना, और घर मुझे ऑफिस जाने के लिए मदद कर रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बच्चा भी मेरी मदद कर रहा है, मैं भी बच्चे की मदद कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे हम कि ये अलग है ये अलग है। तो थोड़ा मिलाओ, दोनों कनेक्ट करो। ऑफिस संभालो तो घर और बच्चे के लिए टाइम कम रह जाता है, और मन में गिल्ट आ जाता है कि कैरियर के कारण बेबी की ग्रूमिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही। हाँ ठीक है बेटा, मेरे मन में थोड़ा सा गिल्ट आ रहा है, लेकिन मेरे लिए बेटा मजबूरी है। बच्चे से बात कर लेना, एक बॉन्ड एस्टेब्लिश करो कि यार मेरे को करना तो पड़ेगा, मैं जॉब अभी नहीं छोड़ सकती, बिकॉज इट इज फॉर योर फ्यूचर, आई वांट टू। मैं नहीं, मैं अपने एम्बिशन के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व क्या होगा, मुझे घर में कोई पूछेगा नहीं, मुझे समाज कहेगा कि तुम पैसा नहीं कमाती हो, मैं पीछे रह जाऊंगी। ये विचार है तो नौकरी बेकार है करना। एक माँ से हम मिले, एक स्कूल में वर्कशॉप ले रहे थे, 4 दिन की टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। फर्स्ट डे के एंड पे उसने कहा भैया मेरी एक समस्या है, बताओ। पुणे की बात है। तो मैंने कहा क्या हुआ। बोले मेरी बच्ची है 18 महीने की, मैं घर जाती हूँ वो मुझे पीटती है, और मैं देखती हूँ पीटती मतलब वो मेरे को ऐसे टैप करती है, और मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन उसके अंदर एक गुस्सा सा बढ़ता जा रहा है, और वो मुझे बहुत ज्यादा। जबकि मैं घर जाके पानी भी नहीं पीती, ऑफिस का पर्स छोड़ देती हूँ, फोन नहीं देखती, टीवी नहीं देखती, कुछ नहीं, बैठती नहीं, जाती हूँ उसको गोद में लेती, लेकिन मेरी गोद में आके मुझे मारती है। और मुझे लगता है कि उसके अंदर जो एंगर है वो बढ़ता जा रहा है, उसका रोष मेरे प्रति, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। कैन आई डू समथिंग फॉर दिस। मैंने कहा भैया पहले तो ये बता तेरी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा था क्या। तो पता लगा बात करते करते इस स्टेज पे आई, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, कि जब वो अपने 7th मंथ में थी, 6th मंथ 7th मंथ, मैटरनिटी लीव ले ली, पर परिवार ने कहा जल्दी ले लो लीव, और एजुकेशन सिस्टम स्कूल में पढ़ा रही हो तो लो। अब जब है उसने, तब से उसको लगने लगा मेरे साथ वाले तो आगे बढ़ जाएंगे, मेरा कैरियर का क्या होगा ये वो। और वो घर बैठे बैठे मिलता है, तूने उसी समय बच्चे को कह दिया, फ्लैग लगा दिया उस पर कि यू आर द बैरियर इन माई कैरियर, तो फिर अब तू माफी मांग उससे पहले, क्षमा मांग। चेतना में बड़ी शक्ति है बेटा। आप करके तो देखो प्रार्थना, बच्चे से बात तो करो, वो संवाद में मजा आ जाएगा आपको, उत्तर मिलेगा बकायदा। जितनी गहराई से और निष्ठा से ठहराव लेके बात करोगे उतना। और हकीकत मान, पहले दिन उसने, मैंने वर्कशॉप में ये बात रखी थी, चौथे दिन फीडबैक सेशन था। उसने बोला आज मैं स्कूल के लिए निकली तो मेरी बच्ची ने खुशी खुशी मुझे बाय करी, मेरे पति को बाय करी, अपनी वो दादी के साथ में। 18 महीने की बच्ची, माँ बाप स्कूल जा रहे हैं, वो अपना काम पे जा रहे हैं। और कल जब मैं घर पहुंची थी तो उसने मुझे मारा नहीं, प्यार से मेरी गोद में रही। शक्ति है, गुरुदेव का दिया हुआ टूल है। गुरुदेव कहते थे बेटा बस बैठ जाओ और सामने वाले को एक आत्मा के रूप में समझो, ये बच्चा मेरे गर्भ में है, उससे प्रार्थना करो, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी और गायत्री मंत्र डालो। 2 मिनट की प्रार्थना में क्या जाएगा, इतना समय नहीं मिल रहा क्या। भोजन के लिए समय निकाल रहे हैं ना, शौच के लिए समय निकाल रहे हैं ना, स्नान के लिए समय निकाल रहे हैं ना, ऑफिस जाने के लिए क्या पहनना है अलमारी खोल के देखने के लिए समय निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं भैया। ये तो समय नहीं मिल रहा, ऐसा उसमें तो नहीं कह रहे हैं। जिसको तुम तवज्जो देते हो, मन जिसको इंपॉर्टेंस दे देता ना बेटा, उसके लिए समय निकाल ही लेता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब कभी बने होंगे, रात को हमें याद है हम एसएमएस छुप छुप के करते थे, कहाँ से समय निकाल लेते थे। चिट्ठी लिखते थे, कहाँ से समय निकाल लेते थे। खड़े इंतजार करते रहते थे साइकिल लेके, कहाँ से समय निकाल लेते। समय निकल जाता है। जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए तो तुम्हें समय निकाल ही लेते हो भैया। भगवान से जिस दिन प्यार होगा भगवान के लिए समय निकाल ही दोगे, संसार अपने आप छूटने लग जाएगा। बच्चे से प्यार बढ़ाते रहो, इसलिए संवाद जरूरी है। किसी भी संबंध में संवाद जितना सुशुद्ध होगा, जितना सुंदर होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही खूबसूरत वो रिश्ता हो जाएगा। चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बच्चा हो, किसी के साथ बच्चे से बात करो, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। उसकी दुनिया और आपकी दुनिया, उसकी दुनिया में प्रवेश करना सीखो अभी से। जब तुम उसकी दुनिया में जाओगे ना, अभी वो चेतना की दुनिया में सोया हुआ लेकिन फिर भी जागृत, शरीर से ज्यादा क्रिया नहीं कर रहा, अंदर तो जाने क्या क्या चल रहा है। उसको भी कंपेनियन चाहिए कोई, बस थोड़ा सा बैठ जाओ उसके साथ, पंच महाभूतों से प्रार्थना कर ले, हे पृथ्वी मेरे बच्चे को धैर्य देना,
हे आकाश मेरे बच्चे को विस्तार देना, सबको साथ लेके चल सके। हे नदी गंगा मेरे बच्चे को पवित्रता देना, तुम पाप विमोचनी हो। बस भाव कर ले, गंगा की शक्ति आ गई। हे हिमालय के ऋषियों, आपके तप की थोड़ी सी ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में बच्चे को बरसा देना। हो गया गर्भ वो क्या कहते हो तुम, गोद भराई में पुष्प वर्षा वगैरह की जाती है, खुद ही कर लो ना रोज, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे, दोस्त इकट्ठे होंगे तब वो करेंगे शॉवर, बेबी शॉवर? अरे बेबी शॉवर रोज कराओ अपने ऋषियों से बैठ के, अपने भगवान से बैठ के, किसने रोका? 2 पल बैठ जाओ बस, कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए बच्चे को, तो हो गया। समझ रहे हो ना? तो वो ग्रूमिंग इसी से हो जाएगी। ठीक, करते रहे, बहुत बढ़िया। प्लीज बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे मैनेज करें, क्या इम्पोर्टेंट है मतलब। हाँ, वो तेरे क्वेश्चन का आगे का। थैंक यू सो मच। नेगेटिव थॉट्स आए तो भैया क्या करूँ? वही कर ले वैशाली, ये नेगेटिव थॉट आया, थोड़ा देर बैठ ले, 1-2 मिनट ही बस, दिन में जितनी बार बैठने का मौका मिल जाए। गया नेगेटिव। सूरज भगवान इसको जला के भस्म करो जरा अपने तपस्या से, अपनी ऊर्जा से, और श्रेष्ठ विचार भेजो, तो ओजस्वी विचार। पॉज ले ले, अभी तो बताया, वो दिमाग को जैसे ही पॉज दोगे, उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स टाइम जब डिले कर देते हैं हम, तो ब्रेन एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे अपने आप शिफ्ट हो जाता है, ब्रेन तक शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपने विचार को डिले कर दिया ना। ये वही बात है जो रावण ने समझाई थी लक्ष्मण जी को, श्रेष्ठ भाव आए तो उसी समय कर डालो, बुरा विचार आए तो कहना हम कल करेंगे, बस बन जाएगी बात। ठीक है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, भगवान आपके साथ हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक दिव्य विधान सदैव मेरी रक्षा कर रहा है, ये विश्वास करो अपने ऊपर। लिख डालो कहीं, एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे तुम्हारे बच्चे की रक्षा कर रहा है। मजाल है किसी की जो बच्चे के अंदर कोई कमी पैदा हो जाए? हो ही नहीं सकता। शक्ति से भरो ना खुद को, तुम मात्र शक्ति हो, अपनी शक्ति को पहचानो, असाधारण। विशेष रूप से माताएं बहनें, पति का भी रोल है, लेकिन माँ और बहन, माँ का तो बहुत ज्यादा है ना? करो, बहुत अच्छा है। शांति पाठ करते हैं, सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए शरीर को स्थिर कर लो, भावना करो हम सब प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हमारा बच्चा अंधकार से प्रकाश की ओर, अमृत की ओर, है ना? असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा, बच्चे को स्पर्श करो, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, गर्भवती, अपना गर्भ को स्पर्श करो। सद्गमय तमसो मा, तमस से, अंधकार से ज्योति की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। ज्योतिर्गमय, और शाश्वत सत्य की ओर चलो। मृत्यु से अमृत की ओर चलना मतलब जो बेकार का है, जो इम्परमानेंट है, वो छूट रहा है, और जो परमानेंट है चेतना, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त परमात्म चेतना को नमन करिए, गुरु सत्ता को नमन करिए, जिनकी असीम अनुकंपा से ये सत्संग संभव हो पाया, ये चर्चा संभव हो पाई। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए, बढ़िया से ऊर्जा क्रिएट करिए, और फिर हथेलियों को सबसे पहले मुखमंडल पर, आज्ञा चक्र पर, ललाट पर स्पर्श कराइए, फिर हृदय स्थान, आत्मा का स्थान, और फिर गर्भ स्थान, अपना नाभि कमल, उसको स्पर्श कराइए। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, बहुत सब शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम आपकी इस अवस्था को और आपके अस्तित्व को। खूब अच्छा करिए, आपके माध्यम से कुछ श्रेष्ठ सृजन करना चाह रही है सृष्टि, आप प्रस्तुत हो जाएंगे, सृष्टि अपना काम खुद कर लेगी। ठीक, ओम तत्सत, प्रणाम।